जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ टू मॉक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहले सवाल के अंदर जो है वो बेसिक सैलरी ऐड करनी थी 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि सितंबर को ज्वाइन किया है। मिल्क अलाउंस 10,000 था, इसको भी आपने 10 से मल्टीप्लाई करना था। लेकिन भाई इसमें से कोई 7,000 माइनस नहीं करना था। असल में मिल्क अलाउंस देने के बाद जो है, मिल्क अलाउंस देने के बाद ये नहीं पूछा जाता कि कितना मिल्क इस्तेमाल की, इसलिए 7,000 जो है वो माइनस नहीं करना था। और फिर उसके बाद ये जो बोनस है, उसको एक महीने की तनख्वाह मिलनी थी, लेकिन बोनस एडजस्ट करना था प्रोपोर्शनेटली, जो उसका स्टे था उसके मुताबिक। बोनस को, जी फोटो नहीं आ रही बिल्कुल, इस वक्त जरूरत भी नहीं फोटो की। तो बोनस जो है वो आपने एडजस्ट करना था इन प्रोपोर्शन टू ड्यूरेशन ऑफ दिस स्टे इन कंपनी, उसका जितना कंपनी में स्टे था उसके मुताबिक। तो मोहतरम, बोनस जो है वो आपको मिलना था एक महीने की सैलरी। तो 1 मंथ की सैलरी जो है वो आपकी आ रही थी 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 10/12, यानी 12 महीने रहने वाले को एक तनख्वाह बोनस मिलनी है। तो क्योंकि इसने 10 महीने काम किया था, इसलिए उसने लिखा था बोनस को आप एडजस्ट करेंगे प्रोपोर्शन ऑफ स्टे से। लेकिन अगर ऐसी कोई लाइन ना लिखी होती, फिर हम पूरा बोनस ही सैलरी में ऐड कर देते। अगर आपका कोई सवाल एडजस्टमेंट से रिलेटेड नहीं होगा तो मैं ज्यूम करूंगा आपको समझ आ गया है। रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रीइंबर्स करे। इकबाल पेड 60,000 टू ड्राइवर। 3 लाख पर मंथ है। HQ सर, 3 लाख पर मंथ है, हाँ। वो तो सैलरी पर मंथ है ना, बोनस तो उसे एक महीने की तनख्वाह मिलनी थी। अब बोनस पूरे साल की तनख्वाह तो नहीं दोबारा मिल जाती। ओके भाई, अब जो वीडियो ऑन करे आप छोड़ो, आप अपने इधर देखो जो डिस्कशन चल रही है। आप लोग तो ये देख रहे हो किसी वीडियो ऑन है, कौन चैट में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। काम से काम रखो अपने, छोड़ो परे लोग जो कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, अ फुली फर्निश्ड अकोमोडेशन, सॉरी रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इंस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी। 36 - 60 करके सैलरी में जीरो जाना था। बिल्कुल भी नहीं, गलत बात करें। अच्छा, रीइंबर्समेंट ऑफ 36,000 इंस्पेक्ट ऑफ ड्राइवर सैलरी। ड्राइवर की सैलरी जो है वो 36,000 रुपये दी जा रही है। किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर ड्राइवर को सैलरी दे रहे हो और ड्राइवर आके से काम करे। इकबाल पेड 60,000 टू एम्प्लॉयर अगर लिखा होता ना, तो फिर हम इस अमाउंट को अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर समझ के माइनस करते। अभी ये ड्राइवर है, इसको एम्प्लॉयर दे रहा है 36,000 और इसको एम्प्लॉय दे रहा है 60,000। अब एम्प्लॉय इसको तोहफे में जितने मर्जी दे, वो एम्प्लॉय का और इसका मामला है। इसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। तो एम्प्लॉयर ने जो ड्राइवर की फैसिलिटी दी हुई है उस मद में वो 36 दे रहे हैं। तो इंटू 10 तो भाईजान बिल्कुल भी नहीं करना था, पर मंथ कहीं नहीं लिखा हुआ। पता नहीं क्या चल रहा है इस क्लास में, बिलाल और अली हसन, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप लोग क्या बातें कर रहे हो। इंटू 10 तो उन्होंने करना था, जहां जब ये मंथली साथ लिखा होता, तो इस तरह की गलतियां तो पेपर में क्यों करोगे आप लोग, अजीब बातें कर रहे हो। पर मंथ तो साथ लिखा नहीं हुआ, और 36 और 60 का कोई डिफरेंस भी नहीं लेना था। ये इकबाल पे कर रहा है ड्राइवर को, और ये एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो जितने एम्प्लॉयर ने पे किए वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएंगे। बाकी इकबाल का ये जाती खर्चा है, इसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन से कोई ताल्लुक नहीं। आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है जी, डिस्टॉर्शन आ रही है तो यस कर दें, डिस्टॉर्शन नहीं आ रही तो नो कर दें। नो, ठीक है जी। बुरहान, आपके इंटरनेट में मसला है, अब आप रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना। आगे जी। अमाउंट ऑफ 50,000 वॉज पेड बाय TL टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। यार इसमें फिर आप लोगों ने गलती की थी। 36,000 साल की सैलरी तो नहीं हो सकती। बस ठीक है, फिर आप अजम्पशन ले लो, ये तो गलत अजम्पशन होगी। सवाल वाला आप क्या ही नहीं रहा, 36,000 सस्ता ड्राइवर मिल गया और क्या है, हो सकता है वो ड्राइवर किसी और के घर भी जाता हो, 2 घंटे कोई और ड्यूटी भी करता हो सकता है एम्प्लॉय के लिए इतनी हो ही ना। अब अपनी तरफ से तो नहीं ये देखेंगे फिगरें रैशनल हैं या नहीं। कल कल को आप पूछोगे ये नौकरी कर रहा है, इसको 3 लाख तनख्वाह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मैं इस पे सवाल उठा देता हूँ। अब्दुल्ला गुजर, ये तो फिर पेपर में यही चलता रहेगा कि चीजों के रैशनल पे आप जाओगे, महंगाई इतनी हो गई है, ये चीज इतनी है। अच्छा, पॉइंट नंबर 4, 50,000 वॉज पेड बाय एम्प्लॉयर टू अप्रूव पेंशन फंड। एम्प्लॉयर ने अप्रूव पेंशन फंड में 50,000 रुपये जमा करवाए हैं उसके लिए। तो भाईजान ये पेंशन जब वो रिटायर होगा, इस फंड में से पैसे निकाल के उसको दे दिए जाएंगे। कुछ लोगों ने इसका टैक्स क्रेडिट दिया है, दैट इज इंटायरली रॉन्ग। तो ये पैसे उसको
निकाल के दे दिए जाएंगे जब ये रिटायर होगा। तो पेंशन फंड में एम्प्लॉयर ने उसके लिए पैसे अलग करके रखे हैं, ना कि उसको दिए हैं, इसलिए इस अमाउंट को हम डैश डाल के इग्नोर कर देंगे। अगली एडजस्टमेंट में आप लोगों ने बहुत गलती की थी। यकम नवंबर को एम्प्लॉयर ने लोन दिया 7 मिलियन का एट 6% पर एनम। पहली इंस्टॉलमेंट 5 मिलियन की उसने वापस कर दी 31 मार्च को, रिमेनिंग माफ हो गई है 31 मई को। अब आपने पहले पकड़ना था 7 मिलियन को। 7 मिलियन को आपने मल्टीप्लाई करना था 4% से, क्योंकि एम्प्लॉय को सेविंग 10 - 6 4 हो रही है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना था नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6/12 से। अच्छा, इसमें से 5 मिलियन पे हो गए हैं मार्च में। इसका मतलब है अप्रैल में 2 महीने एम्प्लॉय इस्तेमाल करता रहा इसका 2 मिलियन। तो आपने 2 मिलियन पकड़ना था, क्योंकि 5 तो वापस हो गया। 2 मिलियन एम्प्लॉय ने इस्तेमाल किया है, फिर इंटू 4% इंटू अप्रैल में 2/12। और उसके बाद ये जो 7 महीने हैं, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। ये अप्रैल में हो गया। जून का इंटरेस्ट, सॉरी, ये 6 महीने। ये 6 महीने नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सॉरी, 5/12। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5/12। और अप्रैल में 2/12। आखिरी 1 महीने का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट नहीं करना था, क्योंकि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन माफ कर दिया, इसलिए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का लोन इस्तेमाल ही नहीं किया। और 2 मिलियन को अलग से सैलरी में ऐड भी कर देना था, क्योंकि ये एक अलग बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया। ये कितने लोगों ने ठीक किया था? आगे चलें जी। इकबाल इन्फॉर्म द फॉलोइंग, ही रिसीव सेल्स टैक्स रिफंड ऑफ 2,25,000। 2,25,000 का सेल्स टैक्स रिफंड मिला है उसको किसी पुराने साल का। और ये अमाउंट 25,000, इसमें कंपनसेशन शामिल है डिलेड रिफंड की। अब मोहतरम, इसमें तो 2,25,000 है, उसको आपने इग्नोर करना था, बल्कि इसमें पड़े हुए 25,000 को आपने सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालना था। क्योंकि एक तो उसको अपनी अमाउंट ही वापस मिल रही है ना, और कुछ लोगों ने इसको एंड पे कोई टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट निकालते एंड पे माइनस किया है। नहीं नहीं भी, ऐसी बात कोई नहीं है। ये डिलेड रिफंड जो होता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ऐड होता है। ये इस साल का टैक्स नहीं है कि वो उसमें से कुछ आप माइनस करेंगे, वैसे भी ये तो सेल्स टैक्स है। तो ये अदर सोर्स में चला जाना था। पॉइंट 2। यार ये इजी सी एडजस्टमेंट थी, पता नहीं इन लोगों ने क्या कर दिया, इसको इकबाल की इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दिया। कोई खुदा का खौफ करो। इकबाल ने एक पार्टनरशिप स्टार्ट की है विद एल्डर ब्रदर ऑन यकम फरवरी। बोथ ऑफ देम वर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। काउंटिंग प्रॉफिट एओपी का था 2 मिलियन आफ्टर एडजस्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 50,000 ऑफ इकबाल। अब आपने इसको पकड़ना था, और इसको पकड़ के सिंपल तरीके से आपने एओपी वाली सारी कैलकुलेशन कर देनी थी। एओपी की इनकम थी 2 मिलियन। पार्टनर को तनख्वाह मिली 50,000 पर मंथ। तो इसको आपने बिजनेस का खर्चा ना होने की वजह से सेक्शन 21 की जेके से नॉट अलाउड करना था। 2250 को आपने पकड़ना था, और बाकी रसद टोटल जैसी आपने वर्किंग करनी थी। और वर्किंग करके 2250 में से ये 2.5 लाख उसकी तनख्वाह वाली चीज माइनस होगी। बाकी जो है वो बचा हुआ माइनस कर दिया। और ये 1250 शेयर फ्रॉम यूपी था, जो न्यूमेरिकल के फेस पर यहाँ पे आना था। अब तो हजरात अजीब है कि न्यूमेरिकल के फेस पे यहाँ पे नहीं लाए, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाला हुआ है। तो ये आ जानी थी कम वाली इनकम, और ये आ जानी थी ज्यादा वाली इनकम। तो इन दोनों के दरमियान में ये आना था, रेट पर्पज ऑनली के लिए। अब जिन लोगों ने गलत किया है वो जी लिख के बता दें, पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं आगे। गलत है तो जी। अच्छा, कोई नहीं मान रहा गलत किया, चलें आगे चलते हैं फिर। अब ये जी क्यों हुआ मुझे नहीं समझ आ रही, अब क्यों गलती की आप लोगों ने। नेक्स्ट, एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 8 लाख इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट अ बिल्डिंग। प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम आई है डिविजिबल इनकम। अब तो मैंने क्लियर कर दी ना, बड़ी आसान सी एग्जांपल थी। एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट अ बिल्डिंग ऑन यकम अक्टूबर 2003। 1025 आ रहा है प्रॉफिट। भाई कैलकुलेशन एरर है, मेरा नहीं ख्याल कैलकुलेशन एरर है। नहीं नहीं। अच्छा, आगे चलें जी। एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख इज रिसीव फ्रॉम किराए पे देना ऑफ बिल्डिंग ऑन यकम अक्टूबर। अगर यकम अक्टूबर को बिल्डिंग किराए पे दी है, तो के एंटरप्राइज इसमें 5,000 जो है वो पर मंथ रेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स का पड़ा है। अब 5,000 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर रहे थे कुछ लोग कि 2 सिक्योरिटी गार्ड है। 5,000 पर मंथ के आगे ईच तो नहीं लिखा हुआ। यार पता नहीं किस दुनिया के अंदर लोग रह रहे हैं और क्या चल रहा है। तो 5,000 को आपने
तो सिक्योरिटी गार्ड से तब मल्टीप्लाई करते जब 5,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग टू सिक्योरिटी गार्ड में कहीं ईच का लफ्ज लिखा होता। तो दोनों को नहीं 5,000 दिया, दोनों को इकट्ठे 5,000 दिया। अच्छा, एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख इज रिसीव, दोनों के लिए इकट्ठे चार्ज की हैं, सॉरी। मालिक मकान ने किराएदार से कहा है कि तुम मुझे 8 लाख दोगे, उसमें से 5,000 हर महीने तुमसे इस मद में ले रहा हूँ कि तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड की सर्विस दे रहा हूँ। सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह फिर आगे से लिखी होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट। एनुअल रेंट ऑफ 8 लाख इज रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग। अब ये जो एनुअल रेंट आ रहा था, ये जो एनुअल रेंट आ रहा था भाई, वहां तक जाने तो दो अली हसन। इसमें जो एनुअल रेंट आ रहा था 8 लाख, ये यकम अक्टूबर को घर किराए पे दिया है। तो जब आप लोगों ने घर यकम अक्टूबर को किराए पे दिया है, तो ऐसी सूरत में आपने यकम अक्टूबर को घर किराए पे दिया, तो 8 लाख को पकड़ना था और 9/12 कर देना था। 8 लाख को 9/12 करने का मकसद ये है कि पूरे साल में से 9/12 जो है वो हमारे साल का है। तो ये हमारे साल का टोटल रेंट निकल आया। टोटल रेंट, टोटल का मतलब है कि इसमें अभी अदर सोर्स पड़ा है। तो क्लास में दो तरीके बताए थे, मैंने कहा था या तो पहले हमारे साल वाली इनकम कैलकुलेट कर लें, या फिर पहले आप जो है अदर सोर्स को बाहर निकाल दें। बहरहाल मैंने पहले 9/12 की है। इसका मतलब है ये 8 लाख प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का किराया ही रहा है, लेकिन आ 9 महीने का गया है। इसमें से फिर आपने अदर सोर्स माइनस कर देना था, बाकी इनकम प्रॉपर्टी बच जानी थी। अब इसमें भी कुछ लोगों ने गलतियां की हैं। इस कैलकुलेशन को ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने क्लास में बताया था। 8 लाख में से आप माइनस कर दें 5,000 ज़रब 12, वो हो गया 60,000। और 8 लाख माइनस 60,000 आ गया। मोहसिन टाइम मिला तो ले लेंगे। 800 में से माइनस कर दें 60, तो फिर आपका जो है वो कितना बच जाना था? 740,000। तो 740,000 को भी 9/12 करके देख लें क्या आ रहा है। जरा करे कोई, मेरा कैलकुलेटर किधर है? 740 को 9/12, यही जवाब आ रहा है। हाँ गुड, ठीक है, शुक्रिया लिया। ये हो गया जी रेंटल्स। अब आगे जो खर्चे थे, खर्चों के साथ जो है वो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। खर्चों के साथ ये नहीं लिखा हुआ था कि ये पूरे 12 महीने के हैं, बल्कि खर्चों के साथ लिखा था इन दिस ईयर। रिपेयर अलाउंस आपने माइनस कर देना था इस फिगर को काट के। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा माइनस कर देना था। ग्राउंड रेंट पूरा माइनस कर देना था। सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी अदर सोर्स में माइनस करनी थी। इसके साथ कोई पर मंथ नहीं लिखा हुआ था, पंगे पुंगे नहीं लेने थे। इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन पूरा माइनस कर देना था। सेक्शन 15 ए जाके पढ़ लें, ये इनकम हम प्रॉपर्टी में माइनस होगा। तो इनकम हम प्रॉपर्टी के अंदर ये चीजें माइनस होंगी। फॉलोइंग खर्चे वर इनकर्ड, ये खर्चे हैं। अब कुछ बच्चों ने पता नहीं इसको इनकम प्रॉपर्टी में इनकम में डाला हुआ था, तो ये खर्चे हैं। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ खर्चे, ये आपके चले जाने थे प्रॉपर्टी में। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम प्रॉपर्टी में चला जाना था। ग्राउंड रेंट प्रॉपर्टी में चला जाना था। और 15,000 प्रॉपर्टी में चला जाना था। एक्सपेंसेस पोर्शन नहीं करने थे। क्यों पोर्शन करने हैं? अदर सोर्स का खर्चा ही एक होता है। अदर सोर्स सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है, इसमें कौन सी पोर्शनमेंट का चक्कर आ गया? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 2 क्यों करेंगे? ईच सिक्योरिटी गार्ड लिखा हुआ है यार, हद होगी एलियसन। ईच सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लिखा हुआ, ये तो बिल्डिंग है। हाँ तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का किराए पे देना इनकम प्रॉपर्टी में जाएगा। और जो सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी। क्यों डाल रहे, क्यों खर्चे के तौर पे अब्दुल मुफीद माइनस करने। अब इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर निकाल के देख लो, 3 जगह ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट आपने जो पे किया है हाउस लोन के लिए वो आपने माइनस करना है। इनकम प्रॉपर्टी में जाके देखो, 3 जगह लिखा हुआ है सिक्योरिटी गार्ड सैलरी। यार अब इतनी डिटेल में जाओगे तो ठीक है, आई क्या फिर इस चीज का शायद ध्यान रख ले। ओके, आगे चलें जी। पॉइंट 4। ड्यूरिंग द ईयर इकबाल वॉज सरप्राइज टू रिसीव 5 लाख इन कैश एज गिफ्ट एंड अ लैपटॉप वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम हिज वाइफ। तो भाई वाइफ रिलेटिव है, रिलेटिव से जो है वो गिफ्ट मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाता अगर इन काइंड हो, इसलिए लैपटॉप को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं डालना था। लेकिन माना कि वाइफ के पास एनटीएन है, लेकिन कैश में तो फिर भी पेमेंट नहीं कर सकती ना वाइफ, तो इसलिए ये 5 लाख भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाना था और लैपटॉप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाना था। यकम जनवरी 2004 को, यानी हमारा साल खत्म होने से 6 महीने पहले, उसके बैंक अकाउंट में 49,500 रिसीव हुआ है फॉर डिविडेंड रिसीव फ्रॉम यूएई कंपनी।
इस पे 10% टैक्स कटा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम 49500 को डिवाइड करें 90 से, मल्टीप्लाई करें 100 से, तो जवाब आ गया 55,000। तो 55,000 AED इसको मिला था, क्या कहते हैं, डिविडेंड। अब ये जो 55,000 AED इसको डिविडेंड मिला है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे पाक रुपीज में 72 से मल्टीप्लाई करके, तो ये बन जाएगा जी 3960,000। 3960,000 दैट वाज हिज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसको कुछ बच्चों ने फाइनल टैक्स रिजीम में डाला हुआ है, ये ब्लंडर मारा हुआ है, फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं डालना था, ये इसकी नॉर्मल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी और फॉरेन सोर्स इनकम थी, इसलिए इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी एंड पे माइनस करना था। हाँ, फॉरेन इनकम ये 60% पाकिस्तान में ले आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो फॉरेन इनकम पाकिस्तान में लाना है ना, ये सिर्फ एक चैप्टर में हमने पढ़ा था, वो था सेक्शन 50 में शायद। और वो ये पढ़ा था कि अगर कोई बंदा 3 साल से मुसलसल जो है, 3 साल पाकिस्तान नौकरी करने के लिए आया, 3 साल से कम का अरसा, तो वो बाहर के पैसे अगर पाकिस्तान ले आए तो फिर उसकी टैक्सेशन डिफरेंट होती है। एक बार याद रखिएगा, फॉरेन इनकम आप पाकिस्तान लाएं या बाहर के मुल्क में रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली तो बात है, इसको फाइनल टैक्स रिजीम में नहीं डालना था, इसको आपने नॉर्मल टैक्स रिजीम में डालना था, क्योंकि ये फॉरेन सोर्स डिविडेंड इनकम था। अगर ये फॉरेन सोर्स डिविडेंड इनकम है तो इस पे फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी माइनस होना था। अब इसमें भी जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो जी लिख के बता दें। आगे जी, पॉइंट 6। ऑन यकम जुलाई 2003, हमारे साल के पहले दिन, इकबाल कॉन्ट्रीब्यूटेड, अच्छा गलती वाले जी नहीं लिख रहे, चलें ठीक है, मर्जी है आपकी। इकबाल कॉन्ट्रीब्यूटेड 16 लाख टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड आफ्टर ऑब्टेनिंग कैश लोन फ्रॉम हिज फादर। कैश लोन फ्रॉम फादर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाना था, और 16 लाख जो कंट्रीब्यूशन है अप्रूव्ड पेंशन फंड में, उसका आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाना था, टैक्स माफ हो जाना था, A into B/C। नेक्स्ट, इकबाल ने रिसीव किए हैं 3,000 शेयर बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम हिज फादर। अब इसको भी लोगों ने सोचा हुआ था कि इस साल क्या करना है, नहीं नहीं भाई, ये तो बड़ी पुरानी बात है, 2002 की बात है, बस वो मिल गए गिफ्ट, उस साल में देखा जाएगा जब गिफ्ट मिले थे। वैसे भी रिलेटिव से गिफ्ट मिलना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं जाता, ये आपको पता है शायद। लेकिन ये बहरहाल डिस्कशन 2002 की थी, हमारे साल की तो ये थी नहीं। ऑन यकम जनवरी 2000, his father had bought these shares at a price of CAD 20 पर शेयर। तो उसके फादर के लिए सोल्यूशन में 3960 की अमाउंट नहीं है। क्यों नहीं है भाई, सोल्यूशन में 3960 की अमाउंट, ये है भाई 3960 की अमाउंट, सोल्यूशन गौर से देखनी। आगे चलें जी। अच्छा भाई, अब जाके पढ़ लें, इकबाल ने कंट्रीब्यूट किए हैं पैसे अप्रूव्ड पेंशन फंड में। टैक्स क्रेडिट्स का चैप्टर खोलो, उसमें लिखा हुआ है कि अप्रूव्ड पेंशन फंड में आपने जो पैसे कंट्रीब्यूट करेंगे आपको टैक्स माफ होगा। शायद यार मुझे लगता है आपने आखिरी 1-2 लेक्चर नहीं लिए जिनमें फुल लेंथ न्यूमेरिकल करवाए हैं, नहीं लिए ना अभी तक। उनमें मैंने ये दोनों डिस्कशंस की थी, इसका पॉइंट 6 भी डिस्कस किया था और पॉइंट 4 भी। चलो आप बोल नहीं रहा शायद यार, आगे चलते हैं। अच्छा, द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर वाज इतने। कैश से नहीं है कंट्रीब्यूशन? क्या मतलब कैश से नहीं है कंट्रीब्यूशन? नहीं नहीं, उसने तो कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं की। और सेक्शन मेरे ख्याल से जो अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला है उसमें कहीं लिखा भी नहीं हुआ कि कैश में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। और पहली तो बात है, उसके अब्बू ने कैश में पैसे दिए हैं, उसने आगे पेंशन फंड में पैसे पता नहीं चेक में जमा कराया या कैश में। लेकिन मेरे ख्याल से सेक्शन वो वाला जाके पढ़ो, वहां तो कोई कंडीशन भी नहीं है कि ये कंट्रीब्यूशन कैश या चेक में जमा करवाएं, जैसे मर्जी जमा करवाएं। डेडमैन आप जाके देख लो उधर। ओके। और कोई हाँ ना नहीं बोलते सवाल पूछने के बाद, ठीक है मैं आगे चलता हूँ। शहरयार अहमद भी खामोश हो गए हैं। हाँ, यकम मई 2002। अच्छा यार, ये सेक्शन 63 है, पता नहीं, जा फ्लो टैक्स रेट्स के चैप्टर में सेक्शन 61 है तो चैरिटी है, सेक्शन 63 है। हाँ, डोनेशन में कैश वाली बात है, तो ये कौन सी डोनेशन है, ये तो डोनेशन नहीं है। आगे, ऑन यकम में 2000, ऑन यकम में 2002, इकबाल ने 3,000 पे 3,000 शेयर रिसीव किए हैं अपने अबू से गिफ्ट में। अच्छा, इस फादर हैड बॉट दिस शेयर्स फॉर कैट 20 पर शेयर, इक्विवेलेंट टू PKR 1300। अच्छा, उस दिन का एक्सचेंज रेट नहीं दिया, इसने बता दिया कि एक शेयर 1300 रुपए का है। अगर एक शेयर 1300 रुपए का है तो 1300 को 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी निकल आएगी कॉस्ट। फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर मैंने कहा था इग्नोर करनी है आपने, बल्कि ये देखना है कि उसके अब्बू ने कितने का लिया था। 15 जून 2004, इकबाल सोल्ड ऑल द शेयर्स फॉर कैट 32। लेकिन इसमें आगे उसने एक शेयर की
वैल्यू पाक रुपीज में नहीं दी, बल्कि उसने कैड का रेट दे दिया है। तो 90 से आपने मल्टीप्लाई कर देना था ताकि कंसिडरेशन रिसीव निकल आए। ये कोई एम्प्लॉय शेयर स्कीम नहीं थी, ये नॉर्मल शेयर्स का बेचना था। ही ऑल्सो पेड इनकम टैक्स ऑफ कैट 1500 टू टैक्स अथॉरिटीज ऑन टोरंटो। तो इसका टैक्स क्रेडिट मिल जाना था क्योंकि ये फॉरेन इनकम थी। तो ये कुछ बच्चों ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, फॉरेन सोर्स इनकम। तो इट वाज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फॉरेन सोर्स इनकम। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों लेनी है भाई? ये तो बड़ी डिटेल से क्लास में डिस्कशन हुई थी। आप जाके कैपिटल गेन का चैप्टर रिवाइज करो, वहां पे ये बातें सारी डिस्कस हुई थी कि अगर कोई बंदा चीज ट्रांसफर कर रहा हो, गिफ्ट कर रहा हो, तो जो जिसको मिलता है के केस में जिस दिन मिलेगा उस दिन की फेयर वैल्यू कॉस्ट नहीं ली जाएगी, बल्कि जितने का देने वाले ने दिया था, जितने का खरीदा था बल्कि देने वाले ने, वो कॉस्ट ट्रीट की जाएगी। ये डिस्कशन हुई थी क्लास में। कैट 20 पर शेयर इज इक्वल टू 1300 रुपीज पर शेयर है। जी बिल्कुल, 1300 रुपीज पर शेयर है। अगर आप वैसे डिवाइड करके देखें ना, 1300 को डिवाइड करें 20 से, तो आपको एक कैड का रेट भी पता चल जाएगा। ये 65 रुपए का कैट 1 इज इक्वल टू पी के आर 65। ओके, समझ आ गया। फिर उन्होंने पूछे कैट 20 पर शेयर। होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट तो सिक्योरिटीज में होगा, ये तो इनकम कैपिटल गेन, फॉरेन सोर्स इनकम है। अच्छा, नेक्स्ट जी, आप फेस के एतबार से देख लें चीजों को, मसला मसला अगर किया था आपने तो फेस पे सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी, ये दो फॉरेन सोर्स इनकम्स थी। अब शेयर फ्रॉम एओपी था। अच्छा, ये ना थोड़ी सी एक डिस्कशन जरा कर लेते हैं। दो इनकम्स आ गई थी, एक कम वाली इनकम आ गई थी और एक ज्यादा वाली इनकम आ गई थी। अब सवाल एक ये राइज हो सकता है हमारे जहनों में कि ये जो है ना, टैक्स क्रेडिट ऑन अप्रूव्ड पेंशन फंड, इसके बारे में ना लॉ मेकर ने वाज़ह लिखा हुआ है कि आपने ए ज्यादा वाला टैक्स लेने और बी ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम लेनी है। इसलिए हमने सोल्यूशन में ए को ज्यादा वाला टैक्स लिया था और बी को ज्यादा वाली टैक्सेबल इनकम लिया था। ये आप जाके देख सकते हैं एओपी के चैप्टर के पहले सफे के ऊपर, फर्स्ट पेज के ऊपर। ये यूट्यूब पर डिस्कशन अपलोड होगी, अगर कोई चीज आपकी ऐसी मिस हो रही है तो आप उस वक्त भी कर सकेंगे। लेकिन फॉरेन टैक्स क्रेडिट में ना ऐसी कोई गाइडेंस लॉ में अवेलेबल नहीं है कि ज्यादा वाली लें या कम वाली लें। इसलिए हमने नॉर्मल तरीके से चले थे और हमने इसमें टैक्स भी सादा वाला ले लिया था, कम वाला, और इनकम भी कम वाली ले ली थी। तो ये एक थोड़ी सी डिस्कशन थी, और इसमें टैक्स क्रेडिट्स के एतबार से। नेक्स्ट, King and Lambda equal partners are running partnership since KL Enterprise, both in UK nationals. Uh, during current year, King did not visit Pakistan. However, Lambda visited Pakistan twice for 10 years. तो एक पार्टनर भी थोड़ी देर के लिए आ जाए मेरे ख्याल से तो एओपी रेजिडेंट बन जाती है, इसलिए ये रेजिडेंट एओपी थी। और इसकी को फॉरेन सोर्स इनकम है तो वो टैक्सेबल होगी। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सीक्रेट। सेल सेल इसकी 100 मिलियन से कम थी, इसलिए वो जो सेल के ऊपर टैक्स लगता है मिनिमम, वो वाला नहीं लगाना था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका आ गया। मार्केटिंग एक्सपेंस आपका नॉर्मल खर्चा है ऑफ 90,000 इन टोटल, पेड टू 10 पर्सन इक्वली इन कैश। ये आपने 90,000 की पेमेंट की है 10 बंदों को इन कैश। तो 90,000 इन टोटल, पेड टू 10% इक्वली इन कैश। तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं था। 10,000 को, 90,000 को अगर आप 10 से डिवाइड करो तो हर बंदे को 9,000 दिया है। तो अगर आप टी काउंट बनाते हैं, इसका टोटल भी 90,000 था और इंडिविजुअल पेमेंट इसकी 10-10 हजार थी, 9-9 हजार रुपया। तो डेट वाज लेस देन, ना अकाउंट डेंजरस या अलार्मिंग था, ना पेमेंट्स में कोई मसला था, इसलिए ये अलाउड थी। ये अलाउड हो गई, इसको इग्नोर कर देना था। लीगल एक्सपेंसेस को भी इग्नोर कर देना था, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, कहीं नहीं लिखा हो लीगल एक्सपेंसेस लड़ाई वाले माइनस करने की इजाजत नहीं है। अच्छा, अनसक्सेसफुल कोर्ट केस है, कोई मसला नहीं, केस कोर्ट अनसक्सेसफुल भी हो जाए कोई मसला नहीं, ये बिजनेस का नॉर्मल खर्चा अलाउड है। इन तीनों को आपने डैश डाल के इग्नोर कर देना था। इसके बाद 26 लाख कंट्रीब्यूट किया फॉरेन पेंशन फंड में। यार इस तरह नहीं होता, पेंशन फंड जो भी हैं वो पाकिस्तान के होने चाहिए, फॉरेन नहीं होने चाहिए। तो इन खर्चों को भी आपने नॉट अलाउड कर देना था। सॉरी, क्या कहते हैं, हाँ नॉट अलाउड कर देना था, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो गवर्नमेंट के साथ हो सकता है। नहीं 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 नहीं, टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो बंदों के साथ होता है, गवर्नमेंट के साथ कहाँ से होता है?
अनलेस के बता दे गवर्नमेंट के साथ है। आगे भाई, जो खर्चे टैक्स वालों की नज़र में जेन्युइन है, ये जेन्युइन खर्च है, इसे इग्नोर कर देना था। ये जेन्युइन खर्च है, इसे इग्नोर कर देना था। ये जेन्युइन खर्च है, इसे इग्नोर कर देना था। ये नॉन जेन्युइन है, इसे ऐड कर देना था। नहीं, फाइन तो लफ्ज ना बोलो, कह भी सकते हो, चलो। आगे, 18 लाख ऑन यकम नवंबर 15 टू इम्प्रूव फीचर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को आपने घटती से खर्चों में डाल दिया है। सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को ऐड करके उसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देनी थी। इसकी लाइफ इनडेफिनेट थी। कुछ लोगों ने ना 25% से मल्टीप्लाई कर दी है डेप्रिसिएशन निकालते हुए। और भाईजान, 25% से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है 4 साल इसकी लाइफ ली है। 25% से मल्टीप्लाई नहीं करना था, डिवाइडेड बाय 25 साल करनी। और ये लीप ईयर था, टैक्स ईयर 2016, ये लीप ईयर था। इसलिए लीप ईयर होने की वजह से फरवरी में मैंने 29 दिन गिने हैं। तो शायद आप लोगों ने भी इस चीज का ध्यान रखा हो। अगर पाकिस्तान में पेंशन फंड है, तो भाई फिर वो सारी डिस्कशन अप्रूव नॉन अप्रूव वाली जाके देख लो, जो सेक्शन के साथ लिखवाई है, सेक्शन 21 के साथ। अब वो मैं खोल नहीं सकता इस वक्त, टाइम लग जाएगा। वो सेक्शन 21 में डिस्कशन, एक डायग्राम बनी हुई है, वो सारी देख लो। अप्रूव्ड है, अनअप्रूव्ड है, पेंशन है, ग्रेचुटी है, वो सारी डिस्कशन जाके देख लो ऐसा सर। अच्छा, 18 लाख इसको ऐड करके इसकी अमोर्टाइजेशन माइनस कर देनी थी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो जितने, इसको उल्टा देना था। अच्छा, इसकी अमोर्टाइजेशन जो टैक्स वालों की है ना, उसको हमने अलग से कैलकुलेट करके रखना था, फौरन माइनस नहीं करना था। इसलिए कि इसमें पुराने साल के बिजनेस के लॉसेस भी आ रहे थे। इसके बाद 6,50,000 इंस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ 2 रैम्स, ईच नहीं लिखा हुआ, बस 2 रैम्स, रैम्स फॉर बिल्ड फॉर डिसेबल्ड पर्सन। तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट बननी थी। बिल्डिंग के कॉस्ट एक्सपेंसेस में नहीं जानी चाहिए। तो आपने बिल्डिंग की कॉस्ट एड बैक करके इसकी जगह बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी थी। बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। इसको बिल्डिंग की कॉस्ट लेनी थी, 10% अमोर्टाइजेशन लगाना था। मोटर एक्सपेंसेस हैं इसमें। मोटर एक्सपेंसेस में 50,000 का खर्चा नजर आ रहा है, इसमें 70% प्राइवेट जर्नीज का है। तो फिर बिजनेस का कितना है? 30%। तो नॉट अलाउड कितना होगा? प्रॉफिट से चलते हुए नॉट अलाउड खर्चे ऐड करते हैं ना, तो नॉट अलाउड कितना होगा? चलो कोई नहीं बोल रहा, 70%। 70% को नॉट अलाउड करके ऐड कर देना, कुछ ने पता नहीं 30% क्यों लगाया हुआ। कॉस्ट ऑफ रनिंग एन अदर मोटर कार यूज बाय द प्रोडक्शन मैनेजर। तो ये तो प्रोडक्शन में, ये तो नॉर्मल खर्चा है, अलाउड है। पार्किंग फाइन गवर्नमेंट को नॉट अलाउड है। भाई, इंटरेस्ट आपने चाहे लोन टू, इंटरेस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग: मार्कअप पेड ऑन लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर एडवांसिंग लोन टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज ने लोन मांगे, आपने एम्प्लॉयज को लोन देने के लिए पैसे नहीं थे, आपने उल्टा जाके किसी और बैंक से अपने लिए लोन ले लिया, उस लोन पे आपने बैंक को इंटरेस्ट पे किया। तो ये बिजनेस का जेन्युइन खर्चा है, कहीं नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा। तो डेट वॉज अलाउड। अब नॉट अलाउड की लॉजिक कोई दे दें, सेक्शन 21 का रेफरेंस दे दें मुझे, मैं मान जाऊंगा। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं चेक किया मॉक फाज सुल्तान। अच्छा, ये कुछ पेपर्स मैं रिव्यू कर रहा हूँ जो मार्क हो रहे हैं। अब्दुल मुकीत, ये नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है, नॉट अलाउड की लिस्ट में नहीं आ रहा। हमने एम्प्लॉयज को लोन दे दिए किसी बैंक से लोन लेके, तो बैंक ने कहा तुमने जो लोन लिया उस पर हमें इंटरेस्ट पे करो, तो ये इंटरेस्ट पे पेमेंट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। ये वापस बता दें क्या मतलब? सवाल नहीं समझ आया मुझे। नेक्स्ट, 9 मिलियन लिया शॉर्ट टर्म लोन ऑब्टेन फॉर वर्किंग कैपिटल। 9 मिलियन आपने इंटरेस्ट पे किया है एक थोड़े थोड़े अरसे के लिए लोन लेके, ऑन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है रोजाना की जरूरतें पूरी करने के लिए, शायद आपने FR1 में ये परसेंटेज पढ़ी हो। इसलिए इन दोनों एडजस्टमेंट्स को इग्नोर कर देना था, ये बिजनेस के नॉर्मल खर्चे थे। जी, मोहम्मद सजाद, ICAP कितने दिनों में पेपर चेक करके देता है? 2 महीने में देता है ना पेपर चेक करके, डेट 2 महीने में। तो आप 8 से 10 दिन तो दो कॉलेज वालों को, इतनी जल्दी तो नहीं मार्कों के मिलेंगे। फिजिकल वालों को भी नहीं मिले अभी। अच्छा जी, कोई मशीन तो नहीं है उसमें से पेपर गुजारेंगे, चेक होके बाहर निकल आएंगे? अदर इनकम में क्या पड़ा हुआ है? अदर इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग: गेन ऑन सेल ऑफ 30,000 शेयर्स इन ब्लू लिस्टेड कंपनी। तो गेन उल्टा देंगे, और इसमें अब क्या था, कुछ भी नहीं था, ये तो सिक्योरिटीज था। आगे चलें, ₹0 गेन फॉर सेल ऑफ व्हीकल्स टू एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को व्हीकल्स बेची हैं, उन पे 0 का गेन आया है, ये गेन उल्टा देंगे। और ये गेन उल्टाने के बाद
अब देखना है कि टैक्स वालों जीरो गेन क्या उल्टाना था, यानी बस गेन था। रुपीज जीरो गेन फॉर व्हीकल्स टू एम्प्लॉइज, रुपीज 4250 रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को व्हीकल्स बेची हैं 2450 की। द फेयर मार्केट वैल्यू एंड टैक्स वालों की WDV ऑफ कार्स वाज इतने एंड इतने रिस्पेक्टिवली, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू और टैक्स WDV जितनी थी, ये हमने बेची हैं काउंटिंग बुक वैल्यू पे। और कितने भी बेची हैं जो अकाउंटिंग की किताबों में बुक वैल्यू थी, अकाउंटिंग की किताबों में बुक वैल्यू शायद ये होगी, बल्कि 100% यही होगी। कहते हैं हमने अकाउंटिंग बुक वैल्यू पर बेच दी चीजें, यानी उनको बेच के कितने पैसे लिए एम्प्लॉय से, 2450। अब सवाल यह था कि हमने इस पे गेन लॉस कैसे निकालना था। तो गेन लॉस निकालने का तरीका होता है कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV। अब टैक्स वालों की WDV जो आ रही थी, दैट वाज 3320, ये टैक्स वालों की WDV आ रही थी। अब हमने कंसिडरेशन लेते हैं हायर ऑफ, सेक्शन 77 कहता था कंसिडरेशन हायर ऑफ व्हाट एंड व्हाट, हायर ऑफ एक्चुअल पैसे जो रिसीव हुए या फेयर मार्केट वैल्यू। अब एक्चुअल पैसे इंप्लॉय से रिसीव हुए 2450, फेयर मार्केट वैल्यू 5250। तो इनमें से हायर हमने 5250 लेना था, इन दोनों का डिफरेंस लेना था 5250 और 3320 का। अली हसन गलत बोल रहे हो, ये आपका टैक्स वालों का गेन निकलाना। नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन ML प्राइवेट लिमिटेड ऑन जकम जुलाई 2012 एक्वायर्ड। अच्छा, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो प्राइवेट कंपनी कंसिडर करेंगे या पब्लिक? प्राइवेट कंपनी कंसिडर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स इन प्राइवेट कंपनी ऑन जकम जुलाई 2012, KL एक्वायर्ड 2 लाख शेयर्स एट ₹50 पर शेयर। इसने 2 लाख शेयर खरीदे हैं 50 पर शेयर। ऑन यकम 9/12 KL सोल्ड 1 लाख शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 85 पर शेयर टू अ फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है जी, द मार्केट वैल्यू एट द टाइम वाज 80। ऑन यकम 2/16 KL सोल्ड रिमेनिंग शेयर्स फॉर 75, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज 78। गेन रिकॉर्डेड इन द बुक्स इज इक्वल टू एक्चुअल सेल प्रोसीड लेस कॉस्ट। अकाउंटिंग वालों ने तो जाहिर बात है एक्चुअल सेल प्रोसीड ली होगी ना, अकाउंटिंग वालों ने तो फेयर मार्केट वैल्यूज देखी होंगी। तो पहले देखते हैं अकाउंटिंग वालों की नज़र में गेन कितना था। ये तो मार्केट वैल्यू है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। फिर ये भी मार्केट वैल्यू है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अकाउंटिंग वालों की नज़र में अब गेन कितना आया होगा। पहले हमने 1 लाख शेयर बेचे, खरीदे थे 50 के, बेचे 85 के, कितना गेन आ गया? 35। अच्छा, फिर हमने और शेयर बेचे बकाया 1 लाख। ये शेयर 75 रुपए के एतबार से हमने बेचे और खरीदे थे 50। तो 1 लाख ज़रब 25, तो ये गेन आ गया जी किनकी नज़र में? अकाउंटिंग वालों की नज़र में। ये जो टोटल आना था ये अकाउंटिंग गेन था, इसको उल्टा देना था। इसके बाद टैक्स गेन आपने जो है वो रिकॉर्ड करना था। टैक्स गेन कैसे रिकॉर्ड होना था? टैक्स गेन रिकॉर्ड होना था 1 लाख शेयर। अब आपने कंसिडरेशन जो है वो लेनी थी एक्चुअल सेल प्राइस और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो इसलिए कंसिडरेशन आ जानी थी 85 और कॉस्ट वही 50, प्लस बकाया जो 1 लाख शेयर आपने बेचे उनमें कंसिडरेशन एक्चुअल और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर, 78 माइनस 50। ये कैलकुलेशन हो जानी क्लियर। चलें, कोई नहीं बोल रहा, खैर है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। आगे ना इस सॉल्यूशन में गलती से ना, इस सॉल्यूशन में गलती से पेज पे यहाँ पे 75% लिखा गया था, वो मैं सही करके सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। वो गलती से लिखा गया था, ये फिगर सही है हमारी जो आगे निकली हुई है। ओके, नेक्स्ट, लॉसेज आ रहे हैं जी पुराने साल के। तो हम 16 में खड़े हैं, पहले हम कोशिश करेंगे 14 का लॉस माइनस करने की, अगर प्रॉफिट आया तो 15 का भी माइनस करेंगे। और अच्छा, फॉरेन बिजनेस इनकम भी आ रही है, बैड डेट रिकवरी भी आ रही है, वो देख लेते हैं जी। रिकॉर्डिंग मिलेगी मिस्टर बोर्ड? पता नहीं, अब अभी अटेंड कर लो, अब रिकॉर्डिंग है और कहाँ किन चीज़ों का टाइम, अब पेपर सर पे ऊपर है, वैसे भी फारक करो साथ ही। बैड डेट रिकवरी ऑफ 90,000 विच वॉज नॉट प्रीवियसली अलाउड एज रिडक्शन। भाई इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन क्लास में हुई थी। अकाउंटिंग बैड डेट रिकवरी उल्टा के टैक्स बैड डेट रिकवरी का फॉर्मूला लगाया हुआ सोल्यूशन में, देख लीजिएगा। फॉरेन इनकम उल्टा देनी थी, अलग से फेस पे ऐड कर देनी थी, उसका फॉरेन टैक्स भी दिया हुआ है, इसका फॉरेन टैक्स रेट दे देना था। असेस लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, पहले हमने माइनस करना था 14 का लॉस, फिर हमने माइनस करना था 15 का लॉस, और फिर उसके बाद
पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी और फिर हमारे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी। हमारे साल की डेप्रिसिएशन सॉफ्टवेयर और रैम के अलावा इतनी है। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर और रैम की डेप्रिसिएशन हमने अलग सोल्यूशन में निकाली हुई है। ओके, ठीक है भाई, आपकी मर्जी। जी अल्टीमेटली नीस पैमाना आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें जी, जो डेप्रिसिएशन आ रही हैं उनकी कहानी क्या है। एक तो हमारी रैम बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आ रही है, एक हमारे सॉफ्टवेयर की अमोर्टाइजेशन आ रही है, एक हमारी अमोर्टाइजेशन जो सवाल में गिवन है डेप्रिसिएशन वो आ रही है। ये थी इस साल की अकाउंटिंग वालों की नज़र में अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन। अब हमने, हाँ ठीक होगा, अब हमने क्या करना था, अब हमने सबसे पहले पुराने साल का लॉस माइनस करना था। ये जो वर्किंग करके ना, वर्किंग वन सब करके, सबसे पहले हमने पुराने साल का लॉस माइनस करना था। ये दोनों लॉस माइनस माइनस कर दिए। फिर अगर प्रॉफिट बच जाए तो पुरानी डिप्रिसिएशन माइनस करनी थी। ये कितने लोगों ने लोअर ऑफ करके माइनस की थी? आप देखिएगा पहले या दूसरा सफा था लॉसेस के चैप्टर का, वहां ये बात लिखी हुई थी। और फिर उसके बाद पुरानी डिप्रिसिएशन, हमारे साल की डिप्रिसिएशन माइनस कर देनी थी, वो पूरी माइनस करनी थी। क्योंकि ये 10 मिलियन से ज्यादा था ना, ये फिगर 10 मिलियन से ज्यादा थी, इसलिए लोअर ऑफ करके माइनस करनी थी। भाईजान ये शो तो करना है ना, आगे चलें। अच्छा जी, मादरत भाई, ये जो चीज़ थी ना एडजस्टमेंट, ये आउट ऑफ सिलेबस थी कि पुराने लॉ का एक कॉन्सेप्ट था, वो गलती से मैंने डाल दिया था। जाफर ने अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। पुराने लॉ में ना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में टैक्स क्रेडिट था, अब नए लॉ में नहीं है, इसलिए ये आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, या चले मैं मार्कर्स को कह दूंगा इसमें से मार्क्स ना लगाएं, तो समझ लीजिएगा फिर आपके 98.5 में से मार्क्स आए हैं, ये सबको 1.5 मार्क्स दे देंगे, चलें देख लेंगे, जिसने ये किया हुआ उसको दे देंगे, माजरत इसके लिए, उसको छोड़ें। अच्छा, पॉइंट 3 पहले मैं पढ़ता हूँ कि ये टैक्स इवेजन है या टैक्स अवॉइडेंस है। भाई छोड़ो ना, ये पॉइंट 1 था ही गलत, अब वो ऐसा है ही नहीं कुछ। पॉइंट 3, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ टैक्स लाइबिलिटी, अपनी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस करने के लिए मिसिस शमीम, जो कि एक बिजनेस कर रही हैं, पेड हायर सैलरी टू हर सेल्फ कीपिंग इन व्यू दैट लोअर स्लेव्स आर एप्लीकेबल ऑन सैलरी इनकम एज कम्पेयर टू इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, इसने अपने आप को सैलरी दी है, तो ये सैलरी जरा सोच के बताएं, अगर अपने आप को सैलरी दी है तो क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी होगी इसकी? सैलरी वालों के लिए कम रेट है ना, क्या ये इनकम फ्रॉम सैलरी होगी इसकी? वेल, ये इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं होगी। चले मेरा दूसरा सवाल, जब इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? तो एक्सेलेंट एक्सेलेंट, इग्नोर नहीं इग्नोर नहीं, जब हम इसकी इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करेंगे तो ये इसने बिजनेस के खर्चे के तौर पे माइनस कर दी होगी, उसको हम ऐड करेंगे, ऐड करने से इनकम फ्रॉम बिजनेस बढ़ेगी। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बढ़ने से क्या होगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस बढ़ने से इसका टैक्स बढ़ जाएगा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ टैक्स लाइबिलिटी, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए शमीम ने अपने आप को ज्यादा सैलरी दे दी है, और वो उसको सैलरी इनकम में फिर डाल रही है, क्योंकि सैलरी इनकम में डाल के कम रेट लगाना चाह रही है। अब आप मुझे बता दें, अगर वो सैलरी इनकम में डाल के कम रेट लगाना चाह रही है, तो शमीम विल पे लोअर टैक्स रेट ऑन इनकम फ्रॉम सैलरी एंड विल क्लेम डिडक्शन ऑफ सैलरी अंडर द इनकम फ्रॉम बिजनेस विच इज नॉट अलाउड। ये बिल्कुल गलत है। शमीम चाह रही है कि मैं इसको सैलरी बना के इस पे कम टैक्स दूं, और इसे बिजनेस में खर्चे के तौर पे माइनस भी कर लूं। भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो इट इज टैक्स इवेजन, जानते बूझते हो तुम टैक्स मारी हो, तुम सैलरी में जाके इस पे लो रेट नहीं लगा सकती, इट इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस, इवेजन है, टैक्स प्लानिंग हो ही नहीं सकती। सेक्शन 21 मना करता है, सेक्शन 21 कहता है कि पर्सनल एक्सपेंडिचर, जो पैसे आप घर लेके चले गए वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, लॉ वायलेट हो रहा है। नेक्स्ट, सखी लिमिटेड पेड 50% ऑफ एमएस सैलरी, दैट इज 50,000, 50% 50,000 होगा, टोटल सैलरी लाख रुपए होगी ना। पेड 50% ऑफ एमएस सैलरी इन कैश वेयर एज रिमेनिंग 50% ऑफ हिज सैलरी वाज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट, और बकाया सैलरी उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। एसएल क्लेम्ड 50,000 एज अलाउड खर्चा इन रिटर्न ऑफ इनकम, और एसएल ने ये कहा है कि ये 50% खर्चा जो है वो अलाउ हो जाएगा उनकी रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर। अब सवाल ये राइज होता है कि एसएल जो कि एम्प्लॉयर है, एसएल जो कि एम्प्लॉयर है, उसने 50% खर्चा माइनस करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये डिस्कशन सखी के गलती से नेम चेंज हो गई, वेजन की जगह अवॉइडेंस लिख दिया, रीजन सही लिखी,
यार ये डिपेंड करता है जैसे एग्जामिनर के मूड पे। उम्मीद है शायद दे ही दे मार्क्स। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये अहमद के एतबार से डिस्कशन हो रही है या एम्प्लॉयर के एतबार से? सखी के एतबार से डिस्कशन हो रही है या अहमद के एतबार से? चलें, अली हसन के अलावा और कोई डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो मैं आगे चल। जी वेल डन, सारे लोगों ने लिखे सखी के एतबार से डिस्कशन हो रही है। अच्छा, सखी पेड 50% ऑफ अहमद सैलरी, दैट इज 50,000 इन कैश, वेयर एज 50% ऑफ हिज सैलरी वॉज क्रेडिटेड टू हिज बैंक अकाउंट। एसएल claimed 50% as admissible deduction in his return of income। अच्छा, सखी ने टैक्स अपना बचाया या टैक्स ज्यादा दिया है? सखी की सेल होगी मिसाल के तौर पे, मैं कहता हूँ जी 1,70,000। यार सखी के एतबार से डिस्कशन कर रहा हूँ। सखी की सेल है 1,70,000। सखी ने अहमद को तनख्वाह कितनी दी, जरा मुझे बताएं। सखी ने अहमद को तनख्वाह कितनी दी? 50,000। गलत बोल रहा है अली हसन। और कोई बताए। दी कितनी? लाख। लाख, लाख में से 50,000 किस में दी? कैश में। और 50,000 उसके अकाउंट में ट्रांसफर की। अब एग्री करते हैं, लाख रुपया सखी को तनख्वाह मिली। अब उसने क्या किया, इसने जब खर्चा माइनस करने की बारी आई ना, क्लेम किया सिर्फ 50,000 है डिडक्शन इन रिटर्न ऑफ इनकम। सखी ने इस सैलरी को सिर्फ 50,000 रुपए खर्चे के तौर पे डाला। भाईजान सखी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। एग्री कर रहे हैं? सखी ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। सखी को चाहिए था पूरी लाख रुपया तनख्वाह देता, क्रॉस चेक के जरिए और पूरा माइनस करता। सखी ने ऐसा करके अपने आप को नुकसान पहुंचाया है। तो सखी तो टैक्स इवेड या अवॉइड तो दूर की बात, सखी तो उल्टा ज्यादा टैक्स दे रहा है। तो भाईजान ये सखी के एतबार से डिस्कशन नहीं थी। ये सखी के एतबार से डिस्कशन नहीं थी। ये डिस्कशन थी अहमद के एतबार से। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चला? भाइयों सखी के एतबार से मैंने आपको डिस्कशन करके बता दिया ना, ये एवेजन है ना अवॉइडेंस है। अगर कोई बंदा जानबूझ के हुकूमत को ज्यादा टैक्स दे रहा है तो ना वो इवेड कर रहा है ना वो अवॉइड कर रहा है। इसको तो लॉ का नॉलेज भी नहीं है बेचारे को। शायद हो भी तो क्यों ऐसा कर रहा है, अब जरा सुने क्यों कर रहा है। अगली डिस्कशन, अहमद के जूते पहन के सोचें। अहमद को 50,000 मिला कैश में और 50,000 मिला चेक फॉर्म में। अब सखी ने जब खर्चा रिकॉर्ड किया 50,000, तो ये वही खर्चे जो अहमद को बैंक अकाउंट में मिला है। जब टैक्स वाले अहमद से टैक्स मांगने आएंगे तो टैक्स वाले अहमद को कहेंगे तुम्हें 50,000 तनख्वाह मिली है, तुम्हारा टैक्स बनता है 50,000 रुपये। अहमद कहेगा ठीक है जी, मैं खुशी से 50,000 रुपये टैक्स देता हूं। इसका मतलब है सखी ने अहमद को टैक्स इवेड करने में हेल्प की है। ये मेरी आखिरी जब समझ आए, सखी ने अहमद को टैक्स इवेड करने में हेल्प की है। हाँ भाई, हल्के फुल्के मार्क्स शायद मिल जाए नहीं। तो ये एम्प्लॉयर्स ना आजकल बड़ा कॉमन चल रही है मार्केट में, नॉर्म है कि एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉय को कुछ पैसे चेक में दे देते हैं, कुछ कैश में दे देते हैं। हाँ, एम्प्लॉयर्स को इनसे खुद नुकसान होता है, लेकिन सखी को इससे नुकसान हुआ वो अलग चीज है। अहमद को फिलहाल बात करें। अहमद के लिए लॉ, सखी ने खुद एक इवेजन का सिनेरियो बनाया है। और सखी ने जब अहमद के लिए इवेजन का सिनेरियो बनाया तो अहमद टैक्स इवेड करके हुकूमत को नुकसान पहुंचा दिया उसने। हाँ, एसएल ने 50,000 क्लेम किया ना। एसएल ने इसलिए 50,000 क्लेम किया है कि एसएल ने सिर्फ वो वाली माइनस की है जो उसको चेक में दिया है। क्योंकि एक देखो, एक चीज एक का खर्चा होगा, दूसरे की इनकम होगी। जब हुकूमत चेक करेगी, ऑडिट करेगी अहमद का, तो हुकूमत कहेगी हाँ ठीक है, सखी ने तुम्हें 50 दिए थे, तुम्हारे भी अकाउंट में 50 आए। इसका मतलब है अब अहमद अंदर अंदर खुश हो रहा होगा, यार हुकूमत को मैंने नुकसान पहुंचा दिया। अहमद बच गया। अहमद बच गया। अहमद की 50,000 की तनख्वाह है, उसी के ऊपर अहमद ने टैक्स दिए। अहमद के अकाउंट में 50,000 आए हैं। अहमद क्यों नहीं बचा? अहमद बच गया। अहमद 50,000 बिल्कुल, अहमद 50,000 पर टैक्स देगा, इसलिए वेजन होगी। एक्चुअल में उसको तनख्वाह मिली लाख रुपया, घर लेके गया लाख, तो टैक्स देगा 50,000 रुपये। क्योंकि ये ऑन बुक्स, ऑन रिकॉर्ड्स, ऑन बैंक अकाउंट तो 50,000 को लेके आए ना।
हाँ ये इवेजन है, बिल्कुल इवेजन है। बाकी का इनकम सैलरी में ही जाएगा अगर टैक्स वाले पकड़ेंगे तो, अगर पकड़ा जाए। अच्छा जी, अगला था एक्सप्लेन प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन। इवेजन है। एक्सप्लेन। 50,000 जो बैंक से मिल रहा है वो उसकी सैलरी होगी, और हुकूमत वाले भी बेचारे मारे जाएंगे, वो यही समझेंगे इसको 50,000 ही मिल रहा है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन, एसएल क्लेम्ड रुपीज 50,000 इन रिटर्न। एसएल ने, ये तो मैंने लास्ट टाइम तो सबसे पहले बताई है। SIITI, ये मुझे नहीं समझ आया, ये क्या लफ्ज लिखा है। अच्छा, तो एम्प्लॉयर ने 50,000 रुपये अपने खर्चे में डाला। एम्प्लॉयर ने क्यों 50,000 खर्चे में डाला है? एम्प्लॉयर ने 50,000 इसलिए खर्चे में डाला है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को साथ मिला हुआ है, और एम्प्लॉयर सिर्फ वो पेमेंट खर्चे में डाल रहा है जो उसने चेक से की है, जो बैंक से वेरीफाई हो जाए। हाँ, एम्प्लॉय की सैलरी टैक्सेबल आपने करनी है, बैंक से मिलेगा कैश से। लेकिन सवाल इस वक्त ये नहीं था। सवाल इस वक्त ये था कि ये दोनों मिली भगत जो करके कर रहे हैं, वो टैक्स अवॉइड करना चाह रहे हैं, वेट करना चाह रहे हैं। सूली तौर पे मुझे पता है इसकी तनख्वाह पे लाख रुपए पे टैक्स लगेगा, लेकिन अगर पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा जाएगा तो फिर 50,000 रुपये टैक्स लगेगा सिर्फ। क्योंकि बैंक से तो टैक्स वालों को यही पता चलेगा, कैश की ट्रांजेक्शन का इल्हाम तो नहीं हो सकता। नहीं, इवेजन या अवॉइडेंस थी, कोई तीसरी ऑप्शन नहीं थी कि नो इवेजन नो अवॉइडेंस, इसलिए नहीं मिलने चाहिए मार्क्स। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू नेचुरल गैस एंड हाइड्रो। अच्छा, तो सर फिर इसने किस लॉजिक के तहत 50,000 पर टैक्स दिया होगा, जब उसे तो पता है कंप्लीट पर टैक्स लगना है। कहाँ उसे पता है कंप्लीट पे टैक्स लगना है, लेकिन एम्प्लॉयर से उसने अंदर खाते 50,000 ले लिए, बाकी 50,000 रुपये जो है वो उसने चेक में लिए। तो उसको पता है लाख पे टैक्स लगना है, लेकिन वो लाख रुपए में से 50,000 तो हुकूमत को शो ही नहीं कर रहा, ना उसका एम्प्लॉयर उसको दे रहा है वो 50,000 थ्रू बैंक। तो हुकूमत को इल्हाम तो नहीं हो जाएगा, इन दोनों ने मिलकर हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। आगे चलें। एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट M पेज 130। ये अब कहाँ से आ गया है, इसमें क्या बात चल रही है इस वक्त? अच्छा हाँ, जो ठीक है। अब वो तो इस एतबार से था कि कैश में पे आप कर देंगे तो नॉट अलाउड हो जाएगी, अगर हुकूमत वाले पकड़ेंगे तो एम्प्लॉयर के लिए तो स्टिल नॉट अलाउड है, वो मैं मान रहा हूँ। लेकिन एम्प्लॉय के हाथों में तो ये टैक्सेबल है ना, मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त। एक्सप्लेन द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने मसला किया था। असल में सेक्शन की हेडिंग अगर आप देखें, तो सेक्शन की हेडिंग चैप्टर 2 में जो चल रही है, उसमें हेडिंग नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर ही है, और फिर उसमें उसने ऑयल वगैरह भी लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चों ने सिर्फ ऑयल की डिस्कशन नहीं की थी, बाकी डिस्कशन कर ली थी। तो इट इज नॉट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है, इसकी भी डिस्कशन होगी, ऑयल की भी। सॉरी, कुछ लोगों ने सिर्फ नेचुरल गैस की डिस्कशन की। नहीं, आपने ऑयल की भी साथ ही डिस्कशन करनी थी, क्योंकि सेक्शन की हेडिंग में सारी चीजें कवर हो रही हैं। नेक्स्ट। इस सवाल में कितने लोग पास हो जाएंगे यार, क्वेश्चन 4 में? खालिदा एंड नसरीन इज रनिंग बिजनेस टू मैन्युफैक्चर ब्यूटी सोप्स एंड डिटर्जेंट्स विद कैपिटल ऑफ 60 million। खालिदा एंड नसरीन, नो वन। हद होगी, अहमद खान आप दूसरों के बारे में कैसे कमेंट कर सकते हैं? अली हसन ने कह दिया मैं पास हो जाऊंगा, अनीस रहमान ने भी, रहीम ने भी कह दिया मैं पास हो जाऊंगा। आसान सा सवाल था। सेल से चलते हुए क्या करना होता है, बोलें? कितने लोग प्रॉफिट से चले थे? कितने लोग प्रॉफिट से चले थे? मैं हद हो गई। सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय AOP। योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल फिगर, आपने सेल फिगर से स्टार्ट करना था। ठीक है, टफ टाइम तो देना था सवाल ने, सवाल होना ही ऐसा चाहिए जो टफ टाइम दे। तो बाद में देखा था। तो अब सेल से चलेंगे, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करेंगे। अच्छा जी, खालिदा नसरीन, इससे पहले जरा एक प्रोविजन थी हमारे लॉ की, वो देख लेते हैं। डेट वाज चैप्टर 8 के अंदर थी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के। ये जी प्रोविजन थी, पेज 132 पे। मिस्टर एक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर हिज बिजनेस। सेल है, उसमें सेल है अनरजिस्टर्ड बंदे को 100 million से ज्यादा। तो हमने किया क्या था, अब कुछ बच्चों ने पता नहीं क्या किया यार, हद होती है, रिवाइज भी नहीं करके आते।
कुछ बच्चों ने ना ये 600 में से, मैं अगर इसमें सवाल की मिसाल दूं, 110 माइनस कर दिया। हालांकि मैंने तो माइनस करने को कहा ही नहीं था। मैंने कहा था अगर सेल में अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल पड़ी हो तो फिर खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा लोअर ऑफ करके। जितना बिजनेस का खर्चा बनता है वो डिवाइडेड बाय 600 मल्टीप्लाइड बाय बुरे बंदे की सेल। ये आपने रिवीजन करनी थी, ये फिगर्स आपने यूज करनी थी। और 10% इस खर्चे का आपने लेना था। और इन दोनों में से एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाना था लोअर ऑफ करके। तो ये कैलकुलेशन बस करनी थी, लोअर ऑफ करके एक्सपेंस डिसअलाउ करना था। तो इसको रिवाइज नहीं करके गए थे, जिसकी वजह से प्लंटर मारे। अच्छा जी, सेल। सेल में सेल्स टैक्स नहीं पड़ा हुआ, चलो अच्छी बात है, सेल्स में सेल्स टैक्स नहीं पड़ा हुआ। क्योंकि हमने जो सेल इसकी 100 मिलियन से ज्यादा है, और 100 मिलियन से ज्यादा सेल है, इसलिए इसका हमने मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना है। 1.25% है ना। सेल आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहे हैं, ऑपरेटिंग इंटरेस्ट आ रहा है, डोनेशन आ रही है, अदर इनकम आ रही है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है। ऑल सेल्स आर मेड टू सेल्स टैक्स, ऑल सेल्स आर मेड टू सेल्स टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेप्ट द सेल ऑफ 156 मिलियन। एक बंदे को आपने सेल कर दिया, आज सेल एक सेल की है किसी एक बंदे को, कबीर को, ये 100 मिलियन से ज्यादा है, इसमें सेल्स टैक्स और फर्दर टैक्स पड़ा हुआ है। इस बात को भी छोड़ें, फिलहाल मुझे बताएं क्या एक बुरे बंदे को सेल की? जी बिल्कुल की। हमने एक बुरे बंदे को सेल की जो कि एक अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर था। अब सवाल ये है कि इसमें जो सेल लेनी थी कैलकुलेशन में, ये जो ये ऑलरेडी एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है, ये वाली अनलकीली इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। अब क्या करना था, इस 156 को आपने पकड़ना था, डिवाइडेड बाय 117 नहीं करना था, डिवाइडेड बाय 120 करना था, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जवाब आ जाना था 130। ये 130 आपकी सेल थी जो इस 400 में पड़ी हुई थी। लेकिन आपने 400 में से 130 या 156 टाइप कोई चीज भी माइनस नहीं करनी थी, बिकॉज हमने खर्चे डिसअलाउ करने हैं, ना कि सेल में से सेल माइनस करनी है। अच्छा, अब और लॉ की प्रोविजन जाके पढ़ लें। ये जो सेल होनी है, ये जो सेल है, ये एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स वाली होनी चाहिए। अच्छा, तो 130 की सेल इसमें पड़ी थी, तो 400 में से 130 माइनस नहीं करना था। इट वॉज नॉट एन एरर। सेल में बुरे बंदे को सेल पड़ा होना कोई मसला नहीं है सेल के एतबार से। हाँ, इसके खर्चे डिसअलाउ करेंगे हम, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। अच्छा, अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। अच्छा, अब हमने सेल से चलना है। अगर मैं सेल से चलूं और न्यूमेरिकल इधर ही सॉल्व करूं तो 400 ये हो गया। ठीक है, 400 को इधर मैं लिख देता हूँ, 400 ये सही हो गया। अब अगला था जी, सैलरी ऑफ 5 मिलियन टू नसरीन, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 5 मिलियन नसरीन को हमने सैलरी दी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 180। तो 180 में से आपने माइनस कर देना था 5। 180 के साथ नेगेटिव लिखा हुआ है, फिलहाल इसे इग्नोर कर दें, क्योंकि मैं वो फिर साथ साथ समझा दूं। 180 में से माइनस कर देना था 5। इसके बाद, क्योंकि ये टोटल है ना 180, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। तो सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे हमने माइनस करने थे। 180 में से माइनस कर दिया 5। ₹8 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन, इसको भी माइनस कर दिया, -5 -8। अच्छा जी, अब मशीन की कहानी क्या है? मशीन की कहानी कुछ ऐसे है कि मशीन वॉज इम्पोर्टेड इन टैक्स ईयर 2021 फॉर ₹30 मिलियन। इसमें कस्टम ड्यूटी पड़ी हुई है, पड़ी रहने दे। एंड 5 मिलियन विद होल्डिंग टैक्स। भाई ये विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स है। विद होल्डिंग टैक्स मैंने आपको बताया था, मशीन पे जो आप जमा करवाते हैं उसको आप एज्यूम करेंगे ये हुकूमत हमें रिफंड करेगी। तो ये 2021 के न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस हुआ होगा। इसको मशीन की कॉस्ट का पार्ट हमने नहीं बनाया होगा। लेकिन सवाल वाला सिर्फ ये बता रहा है कि मैंने इंपोर्ट की है मशीन 30 मिलियन की, जिसमें 10 मिलियन ये दिया था, 5 मिलियन ये दिया था। 5 मिलियन टैक्स ये 2021 में हमने जो है वो एंड के ऊपर माइनस कर दिया होगा कि इतना इतना हमारा टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। अच्छा, अब कौन सी कॉस्ट ऑफ सेल है? हाँ हाँ सॉरी, वो कॉस्ट ऑफ सेल है। गुड, -5 -8। वेल डन। अच्छा जी, आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल पूरी माइनस कर दें, 180, उसमें कोई मसला नहीं है। 78 -5 -8। ओके नाउ, चलें जी आगे। शुक्रिया भाई आप दोनों का। मशीन वॉज इम्पोर्टेड इन टैक्स ईयर 2021
फॉर ₹30 million। अब इसकी कॉस्ट कितनी ली थी? 30 ली थी या 30 - 5 ली थी? वेल डन, 30 - 5। मशीन की कॉस्ट होगी £25 million। नेक्स्ट, अ लोन ऑफ £80,000 was obtained on Jakam March 2021 to finance the purchase। मार्च में ही 21 में ही हमने लोन लिया था एंड इट वाज फुली रीपेड इन द सेम ईयर। द डिस्पोजल ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन जकम मार्च 2023। डिस्पोजल ट्रांजैक्शन छोड़े कब हुई? एंड द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल कंप्राइज इतने एंड इतने। द फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन वाज इतने। अच्छा जी, जो हमने लोन लिया था, लोन लोन लिया £80,000 और यही लोन साला का साला वापस कर दिया। तो मैंने कहा था आपने रीपेमेंट को पकड़ना है, और जब लोन लिया था तो आपके पास करेंसी आई, तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखना है। और जब आपने लोन वापस किया तो आपके पास से करेंसी गई, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखना है। तो 350 - 330 इंटू 80,000, जो जवाब आना था, अली हसन वेल डन, जो जवाब आना था उसको आपने मल्टीप्लाई कर, उसको आपने लॉस ट्रीट करना था, क्योंकि जवाब नेगेटिव में आना था, उसको आपने लॉस ट्रीट करना था और लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देना था। कितने लोगों ने यही किया था? अब इस लॉस को हम एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ये लॉस थी, एसेट की कॉस्ट में ऐड हो गया। इसके बाद जो है वो एसेट की कॉस्ट निकली 26.2। फिर आपने 2021 में इनिशियल अलाउंस लेना था, 2021 में डिडक्शन लेनी थी, 22 में डिडक्शन लेनी थी। नो डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, 2023 में डिडक्शन नहीं लेनी थी क्योंकि हमारे साथ डिस्पोजल हो रही थी। नहीं, किस बात पे लिखा है? ये सवाल भी भूल गया। अच्छा जी, आगे चलें। करेंसी का तो अभी इतना नहीं है, ये 2021 में 330 बताया है। अहमद खान, फिर आप करेंसी के रेट सारी अखबारें लेके चले जाना पेपर में, मैं यही कह सकता हूँ। पेपर में चीजों की अगर आप इस तरह चीजें देखोगे, महंगाई कितनी हो रही है, क्या बन रहा है, तो फिर यही करते रहोगे पेपर में। अली बड़ाए, खुदा का खौफ करो, आप सेल से चल रहे हो। ये नॉट अलाउड चीजों को ऐड किया जाता है, लेकिन हम सेल से चल रहे हैं। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चों को माइनस किया जाता है। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चों को माइनस किया जाता है। अलाउड खर्चे निकालने का क्या तरीका है? टोटल में से नॉट अलाउड माइनस कर दो तो आपका जवाब अलाउड आ जाएगा। ओके अली बड़ाए। तो देखो ना, चल चल भी सेल से रहे हैं। अच्छा, प्लीज नो कमेंट्स भाई दूसरों के ऊपर। आगे, नेक्स्ट, अब सारे पढ़ रहे हैं, क्या कमेंट किया, हाथ हो गया। आगे चलें जी। तो डिस्पोजल ट्रांजैक्शन टुक प्लेस ऑन जका मार्च 2023 एंड कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल कंप्राइज ऑफ 20 मिलियन कैश एंड अ पीस ऑफ लैंड हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 3। द फेयर वैल्यू ऑफ मशीन एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल वाज 21 मिलियन। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें, हमारे पास से जो कंसिडरेशन लेनी होती है, कंसिडरेशन रिसीव, वो क्या लेनी होती है? हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। अब एक्चुअल देखना पड़ेगा हमारे पास क्या आया है, और फिर उसको कंपेयर करना पड़ेगा फेयर मार्केट वैल्यू से। अच्छा, सेल्स टैक्स में हमने पढ़ा था जाने वाली चीज की बस देखनी है, हमारे पास से जा क्या रहा है। सेल्स टैक्स में ये पढ़ा था, लेकिन इधर हमें जो है वो जरा देखना पड़ेगा। कंसिडरेशन रिसीव्ड इज हायर ऑफ एक्चुअल कंसिडरेशन और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। तो इसमें आप सेक्शन 77 खोलेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस के चैप्टर का। उसमें हायर ऑफ लिखा हुआ था। Section 77. The consideration received on disposal shall be the total amount received or fair value, whichever is higher, whichever is higher, including the
फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अब इसका ना थोड़ा सा एक मजे की कैलकुलेशन बनेगी, वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। आपने टोटल अमाउंट भी रिसीव की है, इसमें कहते हैं इंक्लूड करें फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड। इसका मैं अलग डब्बा बना रहा हूँ और फेयर वैल्यू का अलग डब्बा बना रहा हूँ। अब टोटल अमाउंट रिसीव कितनी की है और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड कितनी है, इन दोनों को जमा करूंगा, फिर मैं फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा। अब जो टोटल अमाउंट मैंने रिसीव की है, इसमें मैं जमा करूंगा फेयर वैल्यू ऑफ एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड। टोटल अमाउंट मैंने रिसीव की है 20 और फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज 3। 20 प्लस 3 23, 23 इसको कंपेयर करूंगा 21 से, एंड द हायर इज 23। तो 23 को मैं कंसिडरेशन रिसीव लूंगा और WDV से माइनस करके टैक्स वालों का गेन लॉस निकल लूंगा। अब जब हम टैक्स वालों का जब हम गेन लॉस निकालेंगे तो, अच्छा बच्चे कम रह गए हैं यार, खादो भी। टैक्स वालों का जब हम गेन लॉस निकालेंगे तो 23 माइनस 14, कैश वालों का लॉस आ गया 8.8। अब आपने करना क्या है, लॉस आ रहा है आपका 8.8 का, नहीं गेन आ रहा है उल्टा 8.8 का। गेन को आपने अदर इनकम में ऐड कर देना। अदर इनकम सवाल में दी हुई थी 4 और ये वाली अदर इनकम ऐड हो गई 8.8। नेक्स्ट जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस रिप्रेजेंट अमाउंट पेएबल टू खालिदा ऑन लोन यूज्ड फॉर बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। भाईजान AOP अपने पार्टनर को जो मर्जी पेमेंट कर दे, सैलरी की मद में, इंटरेस्ट की मद में, जिस मर्जी मद में, AOP अपने पार्टनर को जो भी पेमेंट करेगी वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। 21 के जे की रोशनी में टोटल खर्चा था 10, 10 में से नॉट अलाउड आपने माइनस कर देना था, तो अलाउड 0 आ गया, इंटरेस्ट पूरा माइनस हो जाना। नेक्स्ट, नहीं इग्नोर तो नहीं, लेस करके शो करना था ना आपने। नेक्स्ट, आगे जी, 20% डोनेशन वर मेड टू चैरिटेबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लिस्टेड इन 13th शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। रिमेनिंग अमाउंट वाज गिवन टू बाजी सायरा, a mutual friend of two, who will help earthquake affected people in Turkey। अब ये जो earthquake affected people in Turkey, इसका टैक्स क्रेडिट नहीं मिलना था, क्योंकि ये सारा बाजी को आपने दिया, किसी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जिसने आगे डोनेशन देनी है। तो अब सवाल ये है कि टोटल खर्चा कितना था। टोटल खर्चा था डोनेशन का 12। 12 में से उसका 20% आपने माइनस कर देना था, उसको रिक्लासिफाई करके इसका टैक्स क्रेडिट देना था, और बाकी जो 80% है उसको नॉट अलाउड कर देना था। तो टोटल थी डोनेशन 12, 12 में से 2.4 हो गई रिक्लासिफाई करने के लिए माइनस, और 9.6 हो गई नॉट अलाउड। ये अलाउ करने की, माइनस करने की बिजनेस इनकम में इजाजत नहीं है। 9.6 को रिक्लासिफाई नहीं करना था, सिर्फ 2.4 को रिक्लासिफाई करना। एंड पे जाके आपने 2.4 पे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर देना था। जब टैक्स आना था तो 2.4 पे टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर देना था। क्यों? क्योंकि 13th शेड्यूल वाली है, इसलिए टैक्स रेट माइनस करना था। आपने वाई किस सवाल के जवाब में पूछा, मुझे नहीं पता, मैंने तो 3-4 बातें की हैं। चले जी, अगला सवाल आप वाई का पूछ लो, फिर मैं आगे चलूँ। अच्छा, आगे जी अगली बात ये करनी थी कि अब आपका जी बिजनेस इनकम आ गई 192.3। ये 192.3 इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, ये 192.3 इज इनकम फ्रॉम बिजनेस, यही आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई। इस पे आपने जाके टेबल देख के टैक्स लगाया। टैक्स जब आपने कैलकुलेट किया, दैट इज 66.5, इसमें से आपने माइनस करना है टैक्स क्रेडिट को जो 2.4 वाला था। अच्छा, एक बार याद रखिएगा, टैक्स रेट माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा ना, इसको कंपेयर कीजिएगा सेल के 1.25% से। तो अब आपने सेल के 1.25% से कंपेयर किया तो हायर 65.7 आ रहा है, इसलिए 65.7 आपका टैक्स बनता था। बस ये जो एड शेड लोगों ने की थी ना चीजें, भाई वो सेल से चलते हुए अलाउड माइनस करने होते हैं, नॉट अलाउड ऐड नहीं करने होते। ये गुड गड़बड़ की थी आप लोगों ने। अगला यार आसान है, इसमें सोल्यूशन में रेफरेंस भी दिए हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, सेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, ये आप जाके खुद देख लेंगे।
ये कोई मसला नहीं। क्वेश्चन 6, उमर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय हिम इन टैक्स ईयर 2023। भाई होल्ड करना था। अच्छा, नेक्स्ट, उमर हैज प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय हिम इन टैक्स ईयर 2023। ये यार मजे का सवाल था, ऐसा सवाल पहली दफा आया ना टेस्ट में। आपको मैंने कहा था इसका मैं एक सवाल शेयर करूंगा। कैलकुलेट टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 70। तो यार कैलकुलेट करना था, आप लोगों ने तो थ्योरी का सवाल बना के इसे सॉल्व कर दिया बच्चों ने। वर्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे, उम्मीद है वर्किंग वर्कआउट के मार्क्स शायद मिल जाए। इनकी समझ ही नहीं आई क्या करना था। भाई सिंपल सी बात है, टैक्स कैलकुलेट करना था डीम्ड इनकम के ऊपर। और एलिगेशन नहीं, इजी था, जिनको समझ आ गया उनके लिए इजी था, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मुश्किल था। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के चैप्टर में भाई हमने पढ़ा था कि a resident person owning capital assets will be taxed on deemed income, assumed income. Deemed income shall be computed as 5% of the fair market value of asset। पहले इनकम निकलेगी, इनकम कैसे निकलेगी, फेयर मार्केट वैल्यू पे 5% लगा के। और फिर वो जो फेयर मार्केट वैल्यू पे 5% लगाएंगे, वो जो इनकम होगी, उस इनकम पे जो टैक्स निकालेंगे आप, वो 20% लगा के निकालेंगे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, पेपर में तो है। अच्छा आगे चलें। तो इसके ऊपर आप टैक्स निकालेंगे 20% लगा के। अब सवाल ये है, अच्छा जी, यार आप मुझे समझाने तो दें, आप लोग डिस्कशन ही शुरू कर दिया है। अच्छा, अब जी सवाल ये राइज होगा। पहले एसेट से शुरू करते हैं। फ्लैट है 4500 स्क्वायर यार्ड का, जो कि आपने रेंट आउट किया हुआ है मीजान बैंक को। तो हमने कहा था अगर कोई चीज़ आपने रेंट आउट की भी है, तो उससे तो आप ऑलरेडी इनकम कमा रहे हैं। तो जब ऑलरेडी उससे इनकम कमा रहे हैं, तो फिर उस पे एज्यूम्ड इनकम पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट ई में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक प्लॉट परचेज किया 2023 में, और उस पर विदहोल्डिंग टैक्स पे किया है। तो हमने पढ़ा था कि अगर आपने कभी पहले ईयर में एसेट खरीदा और उस पर टैक्स पे किया है, तो इस पर भी ये सेक्शन नहीं लगता। तो ये भी एक्सक्लूड हो गया, ये भी एक्सक्लूड हो गया इस सेक्शन से। एक घर है गुलबर्ग के अंदर, आपको 500 स्क्वायर यार्ड का, वेयर ही लिव्स विद हिज फैमिली। तो हमने पढ़ा था एक कैपिटल एसेट अगर आप ओन कर रहे हैं, यानी घर वगैरह मैंने कहा था, तो वो भी इस सेक्शन से बाहर है। तो ये भी इस सेक्शन से बाहर हो गया। एक फार्म हाउस है बेदिया में 12,000 स्क्वायर यार्ड का, जिसको वो स्विमिंग पूल के तौर पर यूज कर रहा है। तो ये कहीं भी एक्सेप्शंस में नहीं आ रहा था, बल्कि ये था कि फार्म हाउस अगर जो है वो एक्सक्लूड किया जाएगा। फार्म हाउस को एक्सक्लूड किया जाएगा। फार्म हाउस ऐसा होता है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाए कम से कम 2,000 स्क्वायर यार्ड। अब ये 12,000 स्क्वायर यार्ड से ऊपर था, इसलिए ये फार्म हाउस जो है वो एक्सक्लूड कर दिया गया था। ये एक्सक्लूड करने का मतलब इस सेक्शन से बाहर निकाल दे। थ्योरी में ही आ सकता है, हाँ थ्योरी में भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी आ सकते हैं। तो सारे उम्र के हैं ना। हाँ उम्र के एसेट्स हैं सारे। अच्छा, तो इसलिए फार्म हाउस जो इसका बेदिया के अंदर है, अ, इस फार्म हाउस को जो है वो आपने, कोई इससे इनकम भी नहीं कमा रहे, ना इसे घर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यार एक कैपिटल एसेट उसने रिलैक्स किया हुआ है, घर आप उस पर लगा सकते हैं। घर के बेचने पे टैक्स लगेगा, लेकिन घर के को जो इस्तेमाल कर रहे हो, तो एज्यूम किया जाए उससे इनकम कमा रहे हो। इस सेक्शन की थीम याद करो। इस सेक्शन की थीम ये थी कि ये लॉ कहता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी जैसी फारग पड़ी हुई है ना, और जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, उन पे आपने टैक्स देना है। तो एक घर में जिसमें रह रहे हैं, तो उस पे तो टैक्स नहीं देना ना, एज्यूम तो नहीं किया जाएगा उसमें। हाँ वन कैपिटल एसेट यानी एक घर को आप इग्नोर कर देंगे।
अगर आप दो घरों में एक वक्त में रह रहे हैं तो फिर तो दूसरे घर पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, एज्यूम किया जाएगा कि उससे इनकम कमा रहे हो, हालांकि आप कमा नहीं रहे होगे। एक कैपिटल एसेट जहाँ घर मुराद होगा उससे घर को एक रिलैक्स कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें वन कैपिटल एसेट से मुराद घर लिया जाता है, लोग वन कैपिटल एसेट से मुराद घर ले रहे हैं। डीसी रेट और शेड्यूल रेट में तो कोई फर्क नहीं, बस फेयर या तो एफबीआर रेट बताता है या कोई इलाके का कमिश्नर रेट बताता है बस। और तो भी तीसरी बात यहाँ नहीं लिखी हुई। फ्लैट इसलिए कि उसके ऊपर पॉइंट नहीं ये लग रहा था, के वाला, फ्लैट के ऊपर पॉइंट ही लग रहा था। ओके। फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन वाला उससे ये वाला पॉइंट एफ लग रहा था। यहाँ नहीं लिखा बट खुद देखा है डीसी रेट और शेड्यूल रेट, बस पता नहीं अब आप कहाँ से देख रहे हो, अभी तो पहले सिलेबस तो कवर कर लो अपनी। अच्छा तो ये भाईजान इस पे सेक्शन 7 ही लगना था। 4 से 5 भाई इस वक्त तड़ी वराइज क्या डिस्कशन शुरू हो गई है, अभी पहले ये तो कर लेने दो। तो पहले ये सवाल से रिलेटेड सवाल पूछो। ओन्स अ फ्लैट इन मॉडल टाउन सिंस स्टार्ट ऑफ ईयर विच इंटेंड्स टू रेंट आउट नेक्स्ट ईयर। तो भाई से इनकम तो कोई नहीं कमा रहा, तो ए से लेके आई तक किसी रिलैक्सेशन में फॉल नहीं करेगा, तो इसलिए इस पे भी टैक्स लगना था। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग अलॉन्ग विद प्लांट एंड मशीनरी विच इज रेंटेड आउट, रेंट आउट कर दी गई है तो ठीक है, इससे तो आप इनकम कमा रहे हैं, ये वाली इनकम कमा रहे हैं, तो इस पे भी ये सेक्शन नहीं लगना था। अच्छा जी। अब सवाल ये नहीं है कि उसने अदर सोर्स पूछी हुई थी, आपसे अदर सोर्स उसने पूछी ही नहीं हुई थी। भाई टैक्सेबल है अहमद खान, अभी वो डिस्कशन, इसको सवालों को साइड पे लिखते रहो, इसके साथ क्यों मिक्स कर रहे हो चीजें। अभी जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ पहले वो तो कर लेने दो। अच्छा। अब अब आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करना था, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो इसकी इस काबिल थी कि इन प्रॉपर्टीज के ऊपर जो है वो इसका ये सेक्शन लगे। एक फार्म हाउस बेदिया में और एक मॉडल टाउन के अंदर घर, ये दो प्रॉपर्टीज ऐसी थी कि इस पे इनका डीम्ड इनकम वाला टैक्स लगना है। अब जब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सोल्यूशन में हमने इन दो प्रॉपर्टीज को पकड़ा है और हमने इन दो प्रॉपर्टीज को पकड़ के इधर ऐड कर दिया है। ये इन दो प्रॉपर्टीज की ये फेयर वैल्यू आ गई है, प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू आई है। यहाँ मैंने गलती से टोटल इनकम लिखा हुआ था, ये टोटल इनकम नहीं थी, ये टोटल फेयर वैल्यू थी। ये टोटल फेयर वैल्यू थी। मैं सोल्यूशन देखूंगा, एक दो और चीजें थी सही करके अपलोड कर दूंगा। टोटल फेयर वैल्यू आ रही थी, वेदियां तो भाई ये लाहौर में है। अच्छा, टोटल फेयर वैल्यू आ रही थी अंडर सेक्शन 7E। तो सेक्शन 7E के तहत जो है वो इसकी फेयर वैल्यू आ रही थी 19.2 मिलियन। अब लॉ की एक प्रोविजन है, अगर हमने हमने इस 19.2 मिलियन पे टैक्स लगाना होता तो कैसे लगाते। 19.2 इज मिलियन इज फेयर वैल्यू, इसको किससे मल्टीप्लाई करते, इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 5% से, तो ये आ जाती मेरी इनकम, जो मर्जी आती। फिर इसको मल्टीप्लाई करता 20% से, तो ये मेरा टैक्स आ जाता। लेकिन एक लॉ की प्रोविजन लिखी हुई है जो हमने पढ़ी थी, वो ये कि इन कुछ लोग ऐसे हैं जिन पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। कौन, वेयर द फेयर वैल्यू इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स A to F डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन। जब 25 मिलियन से ज्यादा इन कैपिटल एसेट्स की वैल्यू नहीं है तो फिर ये सेक्शन इन पे नहीं लगेगा। अब ये इतना लकी बंदा है कि इसके जो बाकी एसेट्स हैं वो लेस देन 25 मिलियन है, ये दोनों का टोटल इज लेस देन 25 मिलियन। जब इन दोनों का टोटल इज लेस देन 25 मिलियन तो इस पे ये सेक्शन नहीं लगेगा। इसका मतलब है इसका टैक्स आप जीरो कैलकुलेट करेंगे। इसी के हमने मार्क्स भी रखे हुए थे, तकरीबन 1 मार्क्स इसका रखा हुआ था। ये बात इस तरह लिखना जरूरी नहीं था, टैक्स निकालते हुए आप ब्रैकेट में भी लिख सकते थे लेस देन 25 मिलियन, तो नो टैक्स, फिर भी आपको ये वाला 1 नंबर मिल जाएगा और ये डेढ़ डेढ़ पूरा मिल जाएगा जो जीरो टैक्स कैलकुलेट करके आएगा। साथ छोटी सी 25 मिलियन वाली बात लिख देगा।
अगर फेस पर शो करनी हो तो किस हेड के अंदर इसको डालेंगे? टैक्स ऑन डीम्ड इनकम। अच्छा यार, ये मंडे की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं इसको। सेपरेट ब्लॉक इनकम ही आप कह सकोगे, और क्या कह सकोगे? कुछ ऐसी लॉ में कने गाइडेंस नहीं दी हुई। सेपरेट रेट है ना 20% का, सेपरेट ब्लॉक इनकम ही कहते हैं इसको। अच्छा, टैक्स कैलकुलेट कर दिया तो नंबर कटेंगे। अच्छा, अच्छा जी, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड टू लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। अब यार ये अब सेक्शन की ना प्रॉपर हेडिंग थी, और आप लोगों ने कुछ जनरल जवाब दिए हैं। आप अगर देखें सेक्शन की प्रॉपर हेडिंग आ रही है लॉसेस में। तो चैप्टर के नंबर भी भूलते जा रहे हैं यार, मुझे तो टेक्स्ट पढ़े हुए काफी अच्छा हो गया। चैप्टर 14, चैप्टर 14 में, चैप्टर 14 में लिमिटेशन ऑन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, ये वाला पॉइंट लिख के आना था। फिर मैंने आपको कहा था कि ये पॉइंट भी लिख के आना है चैप्टर 12 में। सेक्शन 59 ये भी थोड़ा सा जिक्र है, और सेक्शन 57 का 4 भी लिख के आना है। ये असल में टोटल डिस्कशन इसकी करके आनी थी, और आप लोगों ने जनरल रूल लिख के आ गए, स्पेकुलेशन, नॉन स्पेकुलेशन के लॉसेस, और कैपिटल गेन का लॉस, और इस किस्म की, और ये डिस्कशन शुरू कर दी। हालांकि इस सेक्शन की हेडिंग ये थी और ये वाली चीजें डिस्कस करके आनी थी। ओके, नेक्स्ट जी, आगे चलें। बस ना कर दें यार, पढ़ाई भी करनी होगी आपको। ऑनलाइन के फैक्ट्री मैंने सेलेक्ट कर ली, तो एक फैक्ट्री है मैं बता, ये टोटल 12 कर सकते हैं यहाँ पे तो 12 ही बेचते हैं 11, तो ये आगे चलें जी। ठीक है भाई, कंप्लीट कर लेते हैं। ये परमानेंट डेफिनेशन आसान थी, ये भी सेक्शन का रेफरेंस दिया होगा, वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8, Gomal Associate, a sole proprietor registered in a sales tax act and is engaged in the multiple business. GA has factory located in Faisalabad. GA has allocated 20% of factory area for residence of workers. फैक्ट्री का एरिया 20% वर्कर्स के इस्तेमाल के लिए है। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ था ना कि सेल्स टैक्स ऑफ 1.5 लाख हैज बीन पेड फॉर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में जो बिजली इस्तेमाल हुई होगी वर्कर्स ने भी इस्तेमाल की होगी अपने घरों में, और बिजली फैक्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल हुई होगी, तो फैक्ट्री की बिजली तो अलाउड हो जाएगी, बाकी जो घरों में इस्तेमाल हुई है वो नॉट अलाउड हो जाएगी। तो इसलिए इनपुट जब आपने लेना था तो 1.5 लाख को 80% से मल्टीप्लाई करना था। ये कितने लोगों ने किया था? जहरी बात है, फैक्ट्री के अंदर जो बिजली चल रही होगी वही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी ना। 1.5 लाख का 80% कितने लोगों ने लिया था? कितने लोग भूल गए थे? आगे चलें। टैक्सेबल सेल्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर 17%, एग्जाम्ड गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर एग्जाम्ड होंगे ये। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर 17 जमा 3 वाली हो गई। एक्सपोर्ट टू साउथ अफ्रीका 0%, एग्जाम्ड चीजें मलेशिया को बेची लेकिन वो एक्सपोर्ट हो गई है ना, ये भी 0 रेट होगी। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर 17%, परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर इग्नोर। इंपोर्ट एक्सक्लूडिंग 20% कस्टम ड्यूटी, इस पे जब आपने 17% लगाना था ना, तो 4,000 जो है जमा 20% ऑफ 4,000 लेना था, क्योंकि हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में पढ़ा था इंपोर्टेड चीजों की वैल्यू निकलेगी इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी एंड एक्साइज ड्यूटी। तो इसमें ये 20% डाल के फिर जो जवाब आना था उस पर 17% लगाना था। हाँ ठीक है, लेसन ऐसे भी चल जाना था। सप्लाईज ऑफ, ये आसान था सवाल मुश्किल था? ये दरमियाना था। आसान ए, मुश्किल एम, दरमियाना डी। चलो जी, आसान लगा सब, गुड यार। नो, आसान, दरमियाना। अच्छा जी, सेल्स ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड 80 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट अल्फा ऑन 5 फरवरी एट अ प्राइस ऑफ 500। सेल में पड़े 80 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 500, सेल में ये पड़ा है 80 मल्टीप्लाइड बाय 500। लेकिन 3 दिनों बाद लड़ाई हो गई एंड जीए एग्रीड, जीए ने कहा कि मैं 30% चीजें वापस ले लेती हूँ। तो सेल रिटर्न में कितना डालना था? सेल रिटर्न में डालना था 80 का 30%।
यानी 80 में से 30% चीजें वापस हो गई। 24, 24 बनी ना, 80 × 0.3, 24 चीजों की सेल रिटर्न बुक करनी थी, मल्टीप्लाइड बाय 500, ये सेल रिटर्न में चले जाना। नेक्स्ट, वर्किंग फ्री में इंट्रोड्यूस द प्राइस ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स बाय ₹80 यूनिट। रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे, टोटल यूनिट्स कितने बेचे, 80। 80 में से वापस कितने आए, 30%, तो कितने बिक गए, 70%। तो 80 × 70%, 56 यूनिट्स। 56 यूनिट्स की प्राइस रिड्यूस हो रही थी, 56 यूनिट्स की प्राइस 80 रुपए के एतबार से रिड्यूस हो रही थी, तो ये भी सेल में लेस कर देना। क्लियर, आगे चलें। ओके, 20 कार्टन ऑफ 40 kg चाय सोल्ड टू अ रजिस्टर्ड कस्टमर फॉर 150। तो 20 कार्टन ऑफ 40 kg चाय वो सोल्ड टू अ रजिस्टर्ड कस्टमर फॉर 150। तो 20 × 40 × 150, 1,20,000, 1,20,000 रुपया हमारी सेल में पड़ा है। आगे चलें जी। कस्टमर इसके बदले, हाँ ठीक है, नोट शोट इशू करेंगे जो भी सेल रिटर्न हो रही है और जो सेल में प्राइस रिडक्शन हो रही है, लेकिन इससे गवर्नमेंट को फायदा तो नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है। तो 180 दिन तो नहीं गुजरे, अभी तो 3 दिन गुजरे हैं, तो इसलिए ये माइनस करने की इजाजत होगी सेल में से, कोई मसला नहीं है। टोटल सेल लेस करके, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल सेल लेस करके फिर दोनों दूसरी सेलें, थोड़ा सा लंबा काम हो जाता, कर सकते हैं अगर सेम रिजल्ट पे आप पहुंचे। ओके, 20 कार्टन ऑफ 40 kg टू रजिस्टर कस्टमर ऑफ 150, ये 1 लाख कितना बना था यार, 1,20,000 रुपया सेल में पड़ा है। द कस्टमर विल पे कैश ऑफ 40,000 एंड हैंड ओवर a license having a fair value of 65। अब इधर देखना पड़ेगा हमारे पास आ क्या रहा है। हमारे पास आ रहा है कैश 40, और हमारे पास आ रहा है लाइसेंस 65 का, और हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास जा रही है 120 वाली चीज। इसमें हायर होवर वाला चक्कर नहीं है। सेल्स टैक्स में ये होता है कि आपने देखना है आपके पास से जा क्या रहा है, तो जाने वाली चीज की फेयर वैल्यू लेनी है। तो 120 वीओएस थी और 120 ही पे पड़ी थी, इसलिए इसको इग्नोर करना था। या कुछ लोग ऐसे भी कर सकते, 120 माइनस करके अलग से 120 ऐड कर देते। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ ₹450 was supplied to Shokot Industries at a discount of 15%, and GN normally gives a discount of same percentage। इसलिए इस रजिस्ट्रेशन को भी इग्नोर करना था, क्योंकि नॉर्मल डिस्काउंट ही दिया है और सबको भी यही देते हैं, इसको भी यही दिया है। Goods worth ₹2 lakh was supplied to unregistered distributor Abbas, however his NIC or NTN was not demanded from this। अब ये बुरी सेल नहीं, ये बहुत बुरी सेल बन जानी थी। इसको आपने 200 को ये करना था, वो जो हमने आखिरी क्लास में भी कॉन्सेप्ट रिवाइज किया था ना, इसको आपने 200 को माइनस करना था, 200 को बहुत बुरी सेल समझ के यहाँ से माइनस करना था। नहीं, इसमें पड़ी थी 200 नहीं, 250। 200 was supplied to unregistered, अच्छा ये रजिस्टर्ड में पड़ा हुआ है और है अनरजिस्टर्ड को, तो आपने 200 को यहाँ से माइनस करके अनरजिस्टर्ड में लाना था, और ये बन जानी थी बुरी सेल, और ये बन जानी थी बहुत बुरी। इस 200 का इनपुट भी आपने डेड करना था। ये 200 हमने 4 लाइनें डाली हैं सॉल्यूशन में, इस 200 का इनपुट भी हमने डेड किया। आगे चलें। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड, अच्छा, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूड सेल ऑफ 2.5 लाख टू अ पर्सन हु विल यूज दीज गुड्स फॉर डेकोरेटिव पर्पज इन हाउस। तो इसका मतलब है हमने एक ऐसे बंदे को चीजें बेची हैं जो कि अनरजिस्टर्ड कस्टमर है, लेकिन उसने घर में इस्तेमाल करनी है चीजें, तो क्या इस पे 17% लगेगा, 20% लगेगा। एंड कंज्यूमर, अली हसन छा गए आप, एंड कंज्यूमर का लफ्ज है, तो इस पे 17% लगना था। तो ये सेल है अनरजिस्टर्ड बंदे को या सेल टू एंड कंज्यूमर, अनरजिस्टर्ड तो है लेकिन एंड कंज्यूमर है, तो इसलिए एंड कंज्यूमर होने की वजह से इसको 17 में डालना था। जी ठीक है, 10 में डाल देना। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹500 परचेज फ्रॉम जट ब्रदर्स, ये जट ब्रदर्स से आपने चीजें खरीदी हैं। गुड्स वर्थ
परचेज रिकॉर्ड हुई है 5 लाख पे। द गुड्स वर डिलीवर टू जी ऑन 15 दिसंबर। पिछले से पिछले महीने ये चीजें हमें मिली थी। इनपुट इसका रिकॉर्ड नहीं हो सका क्योंकि बिल नहीं आया था, और बिल अब आ गया 5 फरवरी को। अब क्या करें इसको? चलें, कोई नहीं बोल रहा भाई, इसको इग्नोर करेंगे। ये परचेज में पड़ा हुआ है, और भूला हुआ बिल दिसंबर का, अगर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने में अगर याद आ जाए तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ये हमारी जेन्युइन परचेज है। तो अल्लाह का शुक्र है परचेज में पड़ी हुई है, तो पड़ी होने की वजह से इग्नोर कर देंगे। कितने लोगों ने इसको रिकॉर्ड किया था एज अ परचेज? नहीं करना था भाई, परचेज में पड़ी हुई थी। आगे इंक्लूड हुई थी। परचेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वर्थ ₹1 लाख विच इज यूज्ड इन एग्जाम गुड्स एक्सपोर्टेड टू मलेशिया। हाथ ढीला छोड़ देना था। कितने लोगों ने हाथ ढीला छोड़ दिया था? चले, कोई नहीं बोल रहा। पर ये परचेज यूज हुई है आपकी उसमें एग्जाम सेल में। तो ये वो जो स्पेसिफिक इनपुट वाला था अलग से, ये वो है। नेक्स्ट, 90,000 बैलेंस हैज बीन आउटस्टैंडिंग सिंस 12 अगस्त 22। 70% ऑफ दीज वर सेटल्ड ऑन 15 फरवरी, एंड द रिमेनिंग विल बी पेड ऑन अगले महीने। जी मोहतरम, 90,000 रुपए के बैलेंसेज हैं, और इसमें से 70% पे हो गए थे। कितने लोगों ने 70-30% लगाया था? लगाया था, यस करें, नहीं लगाया था, नो करें। और यार खुदा का खौफ करो, सारे के सारे लोग ब्लंडर मार बैठे हैं। क्यों लगाना था? 70-30 तो लगाना ही नहीं था। 70-30 के चक्कर में पड़ना ही नहीं था। अगर कोई परचेज के हमारे महीने में 180 दिन पूरे हो जाएं, तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि सारी परचेज को डेड करना है। अच्छा, अब भाईजान अगस्त में आप दिन गिने कैलकुलेटर पकड़ के। 31 - 12, अगस्त के 19 दिन हो गए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। 30, 31, 30, 31, 31। 180 इधर रखते हैं। 180 - 19 - 30 - 31 - 31 - 31 - 31 इज इक्वल टू 8। 8 फरवरी को 180 दिन पूरे हो गए। 9 फरवरी को सुबह बेगम ने कहा होगा ले मुजरिम खाना खा, तो 9 फरवरी को तक पेमेंट ना करना ये जुर्म है। तो अब इसका मतलब है 180 दिन हमारे महीने में पूरे हो गए, तो चाहे इसने हमारे महीने में पेमेंट कर दी है 15 फरवरी को, 8 फरवरी के 6-7 दिन बाद, चाहे अगले महीने में पेमेंट करेगा। भाईजान 8 फरवरी को तूने पेमेंट नहीं की थी, तो सारा का सारा 90,000 का इनपुट रिवर्स करेंगे आज, बजाय कि इस पे 70-30 के चक्करों में पड़े। अब 70-30 करने वाले तोबा का लफ्ज टी लिख के भेजें। पूरा 90,000 पे आपने 17% लगा के लेस कर देना था। चलें जी आगे। यार वैसे अफसोस नहीं हुआ? अफसोस हुआ तो ये लिखें। हदों की 180 दिन नहीं गिनने आते। आगे चलें। डेबिट नोट, ये 3 दफा लिख दिया अहमद खान आपने, सबकी तरफ से हो गया। चलें ठीक है, अहमद खान ने सबकी तरफ से लिख दिया, आगे चलते हैं। डेबिट नोट ऑफ, आंसू बहा दें। मैं तो नहीं बहाऊंगा, आप बहाओ। डेबिट नोट ऑफ 230 वॉज इशू टू अ सप्लायर फ्रॉम होम परचेजेस वर मेड ऑन 12 मार्च। अच्छा जी, डेबिट नोट, हमने चीजें परचेज की हैं, हम बायर हैं सेलर हैं? बायर हैं। तो बायर जो डेबिट नोट इशू करता है, जरा याद रखिएगा, जाके खोल के देखिएगा, बायर 2 जगह डेबिट नोट इशू करता है। और जरा जाके टेबल खोल के देखिएगा, बायर जो 2 जगह डेबिट नोट इशू करता है, दोनों जगह परचेज कम हो रही होती है। परचेज कम होने से हुकूमत को फायदा होगा। ये परचेज कम करने से हुकूमत को फायदा होगा, तो ये एडजस्टमेंट जब मर्जी करें। हालांकि 180 दिन गुजर गए हैं, फिर भी ये एडजस्टमेंट हो सकती है। इसलिए ये एडजस्टमेंट आपने कर देनी थी, परचेज कम करके। जाके देखिएगा, डेबिट नोट इशू तभी होता है जब परचेज कम हो रही हो।
मशीन यूज हुई थी एग्जाम सेल के लिए, कोई मसला नहीं। सेल्स टैक्स वाली डिस्कशन हो गई। कंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्लीज रिपीट। भाई परचेज कम हो रही है यार, खोल के दिखाना पड़ेगा फिर अहमद खान। परचेज कम हो रही है। डेबिट नोट इशू बायर कौन कौन से करता है, ये जरा मैं जाके देखता हूँ पहले। बायर कौन कौन से डेबिट नोट इशू करता है। अच्छा जी। बायर एक तो ये वाला डेबिट नोट इशू करता है, एक ये वाला डेबिट नोट इशू करता है। दोनों सूरतों में परचेज कम हो रही है। परचेज कम करने से हुकूमत को फायदा होगा। हुकूमत को फायदा देने आपने जब मर्जी दें। ये बात की थी, अब आपने परचेज कम करनी थी। अच्छा जी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ 2 million हैज बीन परचेज ड्यूरिंग द मंथ। 60% ऑफ द मटेरियल वाज यूज्ड फॉर रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। जब आपने इनपुट की कैलकुलेशन करनी थी तो 60%, रुपीज इन थाउजेंड में कर दें, 60%, यानी 1200। 1200 पे 17% नहीं लगाना था और इसको डेड कर देना था। 60% वॉज यूज फॉर रेनोवेशन ऑफ बिल्डिंग एंड द रिमेनिंग वॉज सोल्ड। अगर रिमेनिंग सोल्ड हुआ है तो भाईजान इसकी परचेज तो बुक करनी थी ना, ऊपर की परचेज में शामिल नहीं है, तो इसकी परचेज बुक होनी थी। अच्छा, आप ना काफी गलतियां की आप लोगों ने। ये फिगर है, अब इस पे भी 17% नहीं लगाया। 17% लगाए बगैर ये फिगर है, इस पे भी 17% नहीं लगाया, लगाए बगैर एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। ऐसी अल्लाह आपको हिम्मत दे। अच्छा जी। 2000 इंटू 40%, 800 आ गया। 800 इंटू 0.17, 136। 136 परचेज में रिकॉर्ड हो गया। और एंड द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 20% ऑन कॉस्ट। दीज गुड्स आर रेडी, हाउएवर कस्टमर हैज नॉट पिक्ड अप। भाई हमारी तरफ से तो तैयार है ना, तो मेड अवेलेबल थी इसलिए सेल बुक होनी थी। ये तो इनपुट की बात हो गई वर्किंग वन की। अब वर्किंग थ्री में इसने कैसे जाना था। वर्किंग वन में हो गया, वर्किंग थ्री में सेल में इसने कैसे जाना था। सेल में ना इसकी सेल प्राइस नहीं दी हुई थी, तो 800 इसकी कॉस्ट है। 800 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। तो ये आपकी सेल में चला जाना, ये फिगर आपकी सेल में चली जानी। बाकी इसमें तो मेरा ख्याल से कोई मसला नहीं था। बोर्ड की फिक्स की हुई वैल्यू से ज्यादा अगर आप बेच दें, वीओएस की चैप्टर जाके देखें, वहां पे ये लिखा हुआ था। बाकी फेडरल एक्साइज वगैरह डाल के इंपोर्ट की भी चीज़ों की प्राइस लेते हैं। उसके बाद स्टोरेज बैटरीज हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया आपने सप्लायर के बैंक अकाउंट में। और अगर ये तो डिसअलाउ हो जाना था क्योंकि उसने अभी तक हुकूमत को बैंक अकाउंट बताया नहीं और सेक्शन 73 में लिखा हुआ है। ये दोनों पेमेंट्स नेट होनी थी, ये भी आसान एडजस्टमेंट थी और इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं था। प्राइस का मसला आ गया था, तो वो डेबिट क्रेडिट नोट वाली डिस्कशन थी, सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो ठीक है जी, ओवर करते हैं मॉक डिस्कशन को। अल्लाह आप हजरात को पास करे। अब वो मंडे को हमने मिलना है ना 3 बजे। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दूं।